जुड़ने को कबूल अता फरमाए। और जो भी हमारे संडे लाइव हुए हैं आज तक, अल्लाह का फजल है कि हमने कुरान की तिलावत से शुरू की है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है डॉक्टर साहब। ओके, तो सबसे पहले मैं उस ज़ात का बड़ा शुक्र एहसान हूँ कि जिसने, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा ईमान की दौलत देकर, और अल्लाह ने हम तमाम को जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। इससे बड़ी नेमत हमें क्या हो सकती है कि अल्लाह ने हमें उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए हमें इस दुनिया में, दुनिया की हर कामयाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे है, और आखिरत की हर एक चीज़ का जो वादा है अल्लाह ने अपने पहचान से, अपनी पहचान को कहा, और उनके भेजे कुरान से हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी नसीब होती है। तमाम हजरात इसको हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ी दौलत कलमे की है, ईमान की है। उसके बाद जो हम इस संडे लाइव में जुड़ते हैं वो हमारे दुनिया के मफाद, दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। फिर भी हम उसके अंदर हमेशा अल्लाह का नाम लेकर हर सेशन को शुरू किए हैं। आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक छोटे से हाफिज जो इन मेकिंग हैं, सुफियान को कुरान की तिलावत करें। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। फतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिरहुम फसौफ युबसिरून। अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन। वतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिर फसौफ युबसिरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो आवाज़ जो कुरान की खीरत सुनी है वो बड़े अजीज़ हमारे दोस्त समीर भाई के बेटे सुफियान की है। हम तमाम हजरात उन साहब को और उनके बेटे को अक्सर हम दुआ में याद रखें। बच्चा माशाअल्लाह जल्द से जल्द हाफिज कुरान बनने की रास्ते पे है। चले भाई, अब अगला हम अपना सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिस तरीके से मैं हर सेशन में करता हूँ कि वैल्यूबल्स क्या होती हैं। अगर किसी के पास दौलत है, बहुत बड़ी लैंड है, बहुत सारे बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे कारें हैं, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी एसेट या दौलत है। नहीं, हम इन चीज़ों से सिर्फ हम किसी और को इम्प्रेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी दौलत जो वैल्यूबल्स में से, अगर आप सिर्फ VALUE को S से लगा दो तो हो गए वैल्यूज। सो सबसे बड़ी दौलत होती है हमारे आपके अंदर के वैल्यूज। यकीन माने, अगर हमारे वैल्यूज घटिया रहेंगे, बेकार रहेंगे, हम इस सोसाइटी में किसी को इम्प्रेस तो क्या, हम किसी के साथ भी उठ नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह करे हमारे अंदर वैल्यूज ऑलरेडी जो अच्छे हैं माशाल्लाह, और अच्छे हो जाए तो हम डेफिनेटली 1 से 100 नहीं, हजारों लाखों को इंस्पायर कर सकते हैं। अल्लाह का फजल करम है कि हमें इस तरीके से सीखने के लिए भी मौका मिलता है। और सेशन की शुरुआत से, जैसे कि हर अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे कुरान शरीफ के अंदर हर सिचुएशन के लिए एक जो है आयत का मतलब होता है। जो कुरान की आयत है इसके अंदर है इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। जो इंग्लिश में इसका तर्जुमा ये है
कि डेफिनेटली हर मुश्किल के लिए, हर तकलीफ के लिए अल्लाह ने एक रिलीफ दिया है। और ही रिपीट हो रहा है कि वेरीली, बेशक अल्लाह ही है जो हर मुश्किल को दूर फरमाता है, जिसमें इंग्लिश में लिखा गया है कि जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर गोल, ऑन योर गुड प्रैक्टिस, बिकॉज द पेन्स, जो दर्द हम लोगों को जो मिल रहा है वो दर्द टेम्पोररी है। तो इत्तेफाक से ये जो थीम जो पीछे दिख रहे हैं, ये आज के शादाब भाई की सेशन की थीम है। शादाब भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं दोबारा हमारे संडे लाइव पे। शादाब भाई एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, माशाल्लाह ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस 6-7 साल का है। ऑलरेडी शादाब भाई हमारे चैनल में एक सेंसेशन है। अल्लाह करे कि उनकी तालीम, उनकी बताई हुई गाइडेंस हम तमाम को हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर कामयाबी का जरिया बने। जी शादाब भाई, ऑल योर्स। परफेक्ट, आपको सर फाइल मिल गई होगी, प्लीज ओपन कर दीजिए। आप इंट्रोडक्शन कर लें। आई हैव स्टार्टेड द फाइल। ऑसम, परफेक्ट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे। फर्स्टली बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आपने कैप्सूल 2 के एपिसोड 1 को इतना अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया। एक बेहद ही अच्छे स्टूडेंट की तरह आपने उसे कंज्यूम किया, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लिया। और कई भाइयों ने तो अपने हमें सरप्राइजेस भी दिया है अपने स्क्रीनशॉट्स को शेयर करके। तो आई मीन इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अडेप्टेबिलिटी माशाल्लाह मैं देख सकता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी इम्प्रूव हो रही है। आपके डाउट्स माशाल्लाह जितने आए थे यूट्यूब की तरफ से पर्सनल में या फिर जो कैप्सूल स्ट्रैटेजी की चैट्स है हमारी, वो इतने जेन्युइन और इतने प्योर डाउट्स थे कि और वो डाउट उन्हीं ही आते थे जो इस सेटअप को जो एजुकेशन दिया गया था आपको उसको प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो इस बात की बेहद खुशी हुई है कि आपने बहुत पॉजिटिव वे में लिया है। और इसी बात को सोच के मैंने सोचा कि माशाल्लाह अब जब इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया है, तो क्यों ना हम इस स्टडी को थोड़ा मुकम्मल कर ले। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ये समझा था कि किस तरह FIIs आते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजीज वगैरह होती है ना। अब ये वीडियोस भी उसी से ही रिलेटेड है, उसी से ही अराउंड है। मैंने नोटिस किया था कि एक दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते थे, तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम इस जो पूरे क्वेश्चंस को है समराइज करके एक शॉर्ट वीडियोस बना दे, है ना। तो बस इसी के लिए हमने एपिसोड 2 लेके आ गए और एपिसोड 2 फोकस करता है टैक्टिक्स पे। अब टैक्टिक्स किसे कहते हैं? इसे जो हमारी स्ट्रैटेजीज है उसको एक्चुअली में इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमने वीडियो की 1 में नहीं देखा था, राइट। 2 में हम इसे समझेंगे, क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या इसकी लिमिटेशंस है, कहाँ आपको इसे इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है जिस तरह आपने एपिसोड 1 को बेहद ही पॉजिटिव वे में लिया था और अपनी लाइफ इम्प्रूव किए थे, अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव किए थे, उसी तरह कैप्सूल 2 भी आपके दिल दिमाग और आपके ट्रेडिंग करियर में कहीं ना कहीं तो जगह ले ही लेगी ये एपिसोड भी। और मैं स्टार्ट कर देता हूँ बेसिकली ये इसी के साथ के जिस तरह मैंने आपको एपिसोड 1 में समझाया है कि आपको कभी भी किसी एक्सपर्ट या कोई भी एरे गेरी की बात नहीं सुनना है। इसी को ही सेगवे लेके मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे किसी भी बताए हुए सेटअप या फिर अगर आने वाले स्लाइड्स में अगर आप कोई स्टॉक्स देखो, हो सकता है एजुकेशन वाइज समझाने में मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड करे, तो आपको उस कन्विक्शन को उस सेटअप के भरोसे पे आपको बाय सेल होल्ड या रिकमेंडेशन चार्ट का नाम देख के नहीं देना है, ठीक है, नहीं लेना है। और मुझे उम्मीद है जितने लोग अब तक का जुड़े हैं वो अब तक का समझ ही गए होंगे कि ये सब चीजें अब हम करना छोड़ चुके हैं। क्या चीजें? लोगों की सुनना, किसी के बाय सेल पे खरीदना, हम सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन कंटेंट देते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्लाइड नंबर 1 से, जो कि एक शॉर्ट रिवीजन है हमने एपिसोड 1 में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमने
ये आइडिया लिया था कि किस तरह FII TII उतरते हैं स्टॉक में, और हमने एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पे फार्मर की एक जिंदगी देखी थी, राइट? किस तरह फार्मर एक लैंड सिलेक्शन करता है, उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स देखता है, फिर उसकी फंडिंग अरेंज करता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करता है, उसके बाद जिस किसी का भी वो खेती करना चाहता है उसका फल फ्रूट बनाता है, और एक वक्त बाद पूरे फार्म को बेच देता है ना? और FII DII के स्टेप्स क्या होते हैं? वो बॉटम फिशिंग करते हैं। बॉटम फिशिंग में भी वो लार्ज कैप में अगर जा रहे होगे तो लार्ज कैप्स ज्यादा गिरते नहीं है, 20, 25, 30% मैक्सिमम इतना गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है ना, और वो बहुत जाइंट्स होते हैं। इस वजह से लार्ज कैप में 35% तक का गिरावट होती है, मिड कैप पे 55% तक का, स्मॉल कैप में 90% तक का गिरावट होती है। अब यही गिरावट का ये लोग फायदा उठाते हैं, और ये लोग वही शेयर चूज करते हैं जो सस्टेनेबल है। कोई भी ऐसा एरा गहरा गिरता हुआ स्टॉक नहीं पकड़ते हैं, और हम भी वही स्टेप करेंगे। फिर हमने देखा किस तरह वो लोग बिजनेस एनालिसिस करते हैं। बिजनेस एनालिसिस पे इतने क्वेश्चंस आए हैं मुझे पर्सनल में भी, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये हार्ट है पूरे हमारे सेटअप का, और ये FII DII भी करते हैं। और एंड ऑफ द शो में मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप तब भी अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। कैसे? उसको हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फिर हमने देखा कि बैंक्स एक शॉट में एंट्री नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि एक शॉट में अगर उन्होंने इतना मिलियंस और बिलियंस ऑफ पैसा डाल दिया तो स्टॉक तो भाई 3-4 महीने तक का अपर सर्किट तोड़ेगा ही नहीं। उनको हमेशा ब्रेक 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 में लेना होता है। तो जब वो लेते हैं तो डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट होता है, वॉल्यूम स्पाइक होते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स होते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, और इसी तरह एक चार्ट की, एक शेयर की जर्नी शुरू हो जाती है। और फिर हमने ये देखा कि अगर उन्हें माल और भरना होता है तो वो स्टॉक को टाइम करेक्शन पे भेज देते हैं। जो सबसे पहला पॉइंटर है स्टॉक का फॉल होना, वो स्टॉक करेक्शन है। उसके बाद वो लोग टाइम करेक्शन भेज देते हैं, मतलब जो हमारी लिमिट है ना पेशेंस की, उसको थका के, ताकि हम जैसे रिटेलर्स निकल जाए। अगर दो चीज एक साथ हो रही होगी ना तो वो स्टॉक आराम से 2 साल के लिए तो कम से कम जमात में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह यू समझ के लीजिए। उसके बाद उसमें हायर हाई हायर लोज बनेंगे, और एक टाइम बाद जब इन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलने आ जाता है और तब इन्हें पता चलता है कि सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो चुका है, तब ये लोग ऐसे ही किसी फार्म में जाते हैं जो गिरा हुआ है, और जो इनका टॉप फार्म है वहां से एग्जिट ले लेते हैं। और ये भी हमारी स्ट्रेटेजीज रहेगी। ठीक है, तो अभी इसी के साथ हम आज का मेन गोल जो है टेक्टिक समझना, उसको हम स्टार्ट करते हैं हमारी विनिंग साइकोलॉजी से। तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस यस जी जी, परफेक्ट। तो अगर आप सबको याद होगा, हमने विनिंग साइकोलॉजी लास्ट टाइम जो पढ़े थे वो माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड थी, राइट? मैंने स्नैपशॉट भी भेजा था ग्रुप में इस चीज का, ताकि आपको रिवाइज करवा सकूं। और वहां पे हमने किस चीज पे जोर किया था? हमने इस चीज पे जोर किया था कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? 10 रस्सियां ऊपर से क्यों ना गिर जाए, हमें अपनी रस्सी के भरोसे ही ऊपर जाना है, और हमें अपनी रस्सी को लेके ही आगे डिसीजंस लेने हैं। अब इस एपिसोड 2 का मैंने सोचा थीम रखते हैं कुछ समंदर से रिलेटेड, है ना? अब ये थीम आई कैसे वो आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन बहुत बार बार सताता था कि आप लोग मंथली क्रॉसओवर का क्यों वेट करते हो, उसके पहले से ही जो ट्रेंड स्टार्ट होता है वहां से क्यों नहीं बैठते हो? तो उसका पीछे का मैक्स मुझे इतने अच्छे वे में समझाना था ना आपको, ताकि वो आपकी जिंदगी भर तक का याद आ गए रहे। इसलिए मैंने सोचा चलिए हम सर्फिंग बोर्ड से अपनी विनिंग साइकोलॉजी बनाते हैं। अब ये सर्फिंग बोर्ड, जिसको नहीं पता होगा, ये एक टाइप का लकड़ी का टुकड़ा होता है या फिर हाई प्लास्टिक फाइबर का टुकड़ा होता है, और इस पे खड़े होकर ना समंदर में उतरा जाता है और समंदर की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जाती है। ठीक है, लहरों के साथ में जुगलबंदी होती है, उनके साथ चलना होता है, उनके साथ एंजॉयमेंट होता है। जिस तरह जेट स्की होती है, जिस तरह बोट्स होती है, उसी तरह ये सर्फ बोर्ड भी एक टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अब
जो सर्फ बोर्ड होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की सर्फ बोर्ड होती है। किस टाइप, और इनका टाइप डिफाइन करेगा आप कहाँ पे इसको चलाने वाले हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसे बड़े समंदर में चलाने वाले होगे, देन आपको डिफरेंट टाइप की सर्फ बोर्ड लगेगी, और वो सर्फ बोर्ड आपको लंबी लंबी वेव्स में आसानी से तैर फ्लोट करवाने में हेल्प करेगी। अगर आप छोटे छोटे पानी में या फिर जहाँ पे हाई टाइड कम हो वहां पे सर्फिंग करो, तब उस वैसे केसेस में आपको छोटी बोट्स लगती है। ठीक है, अब एक और दो तीन चीज बता दूं। अब इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसके थ्रू ना हम लार्ज वेव्स को कैच करते हैं, और हम ढूंढते हैं कोई लार्ज लहर आ रही है या नहीं समंदर में, और जैसे ही हमें मिल गई हम दौड़ पड़ते हैं ताकि हम हमारी फन एक्टिविटी स्पोर्ट से कर सके। अब हम थोड़ा रिलेट करते हैं इसको हमारे स्टॉक मार्केट से। क्या स्टॉक मार्केट में भी हमारे पास ऐसे कुछ सर्फिंग बोर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारी खुद की स्ट्रैटेजीज है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, और वो क्या है? एक हो गया हमारा डेली, एक हो गया है हमारा वीकली, और तीसरा हो गया है हमारा मंथली। ये सर्फ बोर्ड का काम होता है कि भाई अच्छी सी लहर पकड़े और उसको राइड करे। क्या हम हमारी स्ट्रैटेजी से अच्छे से एक टाइम फ्रेम को पकड़ के स्टॉक्स को राइड कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल राइड कर रहे हैं। तो चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम सेम वहां पे भी है स्टॉक मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन कुछ क्वालिटीज होती है ये सर्फ बोर्ड को चलाने वाले की, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन की, जो कि हम जैसे बंदों की, रिटेलर्स की ना स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो चलिए हमें ना वो क्वालिटीज को देखते हैं पहले, और अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बहुत मेरी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स मैं जानबूझ के लेता हूँ ताकि आपकी साइकोलॉजी को ट्रेन कर सकूं, है ना। और साइकोलॉजी यही सब चीजों से ट्रेन होती है। और इंशाल्लाह एक स्लाइड पे मैंने रखा भी है साइकोलॉजी का डिस्कशन, एकदम एंड में हम वो भी देखेंगे। अब जो ये स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, जो राइड करने वाला होगा, ये हमेशा एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। अब कैलकुलेटेड रिस्क मतलब ये जब भी इसे ये स्पोर्ट्स करना होगा ना, ये तीन चार चीज देखेगा। सबसे पहली चीज ये देखेगा कि क्या वेदर अच्छा है। सेकंड, जो लहरें बनती है, लहरें बनने में हवा का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो हवा का डायरेक्शन कैसा है, हवा तेज है, कम है, या बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा हवा होती है तो लहरें भी जो बनती है वो बड़ी बड़ी लहरें बनती है ना। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंसीडर करके ही ये बंदा अपने बोट को लेके पानी में उतरेगा। आप ये बंदे को कभी भी ना भरी बरसात में, जहां पे हाई टाइड्स का टाइम हो, तब आप इनको उतरते हुए नहीं देखोगे पानी में। क्यों? क्योंकि इनको अपनी जान प्यारी है, ये इन्होंने अपना रिस्क कैलकुलेट किया है। क्या हम शेयर मार्केट में सेम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें दिख रहा है कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, न्यूज वाले उसे कवर कर रहे हैं, हम कोई मौसम नहीं देखते कि ये स्टॉक का क्या मौसम चल रहा है, ये सही में अच्छा है या नहीं। बस हमारी स्ट्रैटेजी लिए और उसमें टूट पड़ जाते हैं। और एट द एंड क्या हो जाता है? वो होता है तूफान का टाइम, वो होता है हाई टाइड का टाइम, वो होता है वार्निंग का टाइम, जहां पे सही टाइम नहीं होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी वो टाइम सही नहीं होता है एंट्री करने के लिए, और हम माशाल्लाह फुल तैयारी के साथ एकदम जोश में सुबह सुबह जाके बाय कर लेते हैं शेयर को, है ना। तो और ये हमारी गलती होती है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले पाते हैं स्टॉक मार्केट में। अब जो ये स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो इस सर्फिंग बोर्ड को चलाता है, उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर वो देख रहा होगा ना कि बड़ी लहर आ रही है, तो वो अपने आप को ना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, और जहां उसे सही टर्न लेना होगा ना, तो वो बेहद अच्छी तरीके से टर्न ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ही सर्फ बोर्ड को कंट्रोल करती है ना। अब आ जाते हैं हम स्टॉक मार्केट में। क्या हम स्टॉक मार्केट में भी एडेप्टेबिलिटी को रखते हैं? एडेप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन देख के फौरन चेंज हो जाना। तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। बताओ कैसे? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे जो लॉसेस हो गए ना, उसको हम 1.5, 2, 3 साल तक का होल्ड करके रख लेंगे, लेकिन जो हमारे प्रॉफिट होते ना, उनको हम फौरन काट देते। अगर कल मैं बोलूं कि कल जाके मार्केट क्रैश होने वाला है, तो सबसे पहला इंसान जो होगा ना, वो अपने
प्रॉफिट वाले स्टॉक्स को निकालेगा, जबकि वैसा नहीं करना होता है, उल्टा करना होता है। जो आपके लॉसेस होते हैं उसको पहले कट करने होते हैं, जहां पे आपकी एनालिसिस गलत हो रही होगी वो चीज आपको कट करनी होती है। जो झाड़ अच्छा फल फ्रूट दे रहा है और वो झाड़ आगे भी फल फ्रूट देगा, उसे काटना नहीं होता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे तो आपके नए झाड़ तो और भी नहीं उगेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही खराब है वहां पे। आ रहा है आपको ये चीजें समझने? डॉक्टर साहब बैक जाइए एक स्लाइड। जी। जी अब थर्ड पॉइंटर यहाँ पे कि पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि जो ये सर्फ बोट चलाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये कभी भी कोई भी टाइम पे उठ के समंदर में नहीं चले जाते। ये राइट टाइम का इंतजार करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर सही होगा, हवा सही होगी, जो हाई टाइड्स होगी वो सही होगी, तभी हम उतरेंगे। लेकिन हमको स्टॉक मार्केट में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। 5 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, FIIs भी बाई कर रही है, DIIs भी बाई कर रही है, तो हम भी उतावले हो रहे हैं कहाँ पैसा डालना है। ये नहीं पता कि भाई दिसंबर में और भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिसके वजह से ये मार्केट फिर से क्रैश हो सकता है ना। और सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंड बॉडी कंट्रोल जो होता है ना, ये स्पोर्ट्स पर्सन का, जब ये सर्फिंग कर रहे होगे, ये बहुत ही बेहतर होता है। और ये माइंड बॉडी कंट्रोल इन्हें बेहद हेल्प करता है क्विक डिसीजन लेने के लिए। माइंड बॉडी कंट्रोल मतलब, अब ये बंदा जो ऐसी सिचुएशन में होता है ना, एक गलती से इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर ये देखता है मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्विक होता है। और जैसे इसने माइंड में डिसीजन लिया, इसकी बॉडी अपने आप को शेप करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी बोर्ड भी शेप हो जाती है। और यही चीज हम स्टॉक मार्केट में नहीं करते। अगर हमें लगता है हमारी एनालिसिस गलत जा रही है, तो हम उसे फौरन नहीं काटते हैं, जो माइंड और क्यों? क्योंकि हमारा इमोशनल डिसीजन रोना स्टार्ट हो जाता है। हमें उस स्टॉक्स की सारी अच्छी चीजें याद होना स्टार्ट हो जाती है ऐसे टाइम पे। नहीं, किसी ने ये कहा था ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और वो आपका फिर एट द एंड में पापी बन जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा बेसिकली। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि मंथली क्रॉसओवर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मंथली क्रॉसओवर इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम मंथली क्रॉसओवर नहीं लेते हैं तो हमारा समंदर का पानी कुछ इस तरह दिखता है। अगर आप आपके लेफ्ट साइड की जो इमेज देख रहे हो जिस पे मैंने क्रॉस मार्क किया है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे समंदर में पानी तो है, लेकिन बंदा गलत टाइम पे स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए आ गया। यहाँ पे ना वेव्स है ना हवा है, बस शांत सा पानी है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में उतरोगे तो आपको बस धक्के मार मार के ही घसीटना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक का जाना पड़ेगा। और इसमें कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड रहेगा, कितना आप हाथ मार रहे हो पानी में ताकि आप एक ओर से दूसरे ओर जा सको। यही अगर मंथली क्रॉसओवर हो तो मजा किस तरीके का होता है कि ऑटोमेटिकली वेव्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये लहरों के बीच में आप अपनी एक्टिविटीज को बेहद अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अभी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करूं तो डॉक्टर साहब जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको एक वॉल्यूम का बार दिखाई देगा। अब ये वॉल्यूम का बार भी ना स्टॉक मार्केट में कुछ इस तरह ही रहता है। इसकी मिसाल इस तौर पे है कि स्टॉक में भी ना हलचल तब तक नहीं होगी जब तक मौसम नहीं बना है मेरे दोस्त। अगर आप देख रहे होगे नीचे का वॉल्यूम बार, जहां पे विदाउट मंथली क्रॉसओवर है ना, ये सच्ची का ये मेरा बनाया हुआ वॉल्यूम बार नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन माशाल्लाह ये इतना अच्छा मेरी नजर में रातों रात दिख गया कि मैंने इसको इस इमेजेस के साथ बना दिया। अब जब तक पानी शांत है स्टॉक मार्केट में, जब तक इंस्टीट्यूशन का बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है, वॉल्यूम देखिए कितना गंदे बारीक बारीक एकदम ड्राई आउट वाले वॉल्यूम्स है। और जैसे ही मंथली क्रॉसओवर होता है तो फिर आप वॉल्यूम देखना, अब ये वॉल्यूम से ही ना आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जो समंदर कल तक का शांत था आज उसमें हलचल हो रही है, उसका मतलब मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है तो मौसम टिकेगा भी, और वैसे केस में हमें उतरना है अपनी बोट को लेके और अपनी राइड को एंजॉय करना है। आप समझदार हो, मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप इसी को ही स्टॉक मार्केट में लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मंथली क्रॉसओवर हो गया है तो बस उठाइए अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी डेली वीकली मंथली, और उतर जाइए, और ये वाला टाइम मत छोड़ना,
क्योंकि ये जब मौसम फिर से जब शांत होगा ना, फिर वो 2-2.5 साल तक का वेट हो जाएगा। और एक और मिसाल देता हूँ लेफ्ट इमेज की। एक और मिसाल ये है कि बहुत सारे लोगों का पापी स्टॉक है ना, लेफ्ट साइड वाले काम वाटर में ही अटक जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो उम्मीद में ही रह जाते कि हाँ, आज से 2 साल बाद मौसम बदलेगा तो शायद हम भी एग्जिट ले लेंगे, और वो 2-2.5 साल तक का एक स्टॉक में बने रहते हैं विदाउट प्रॉफिट। और एक वक्त बाद वो स्टॉक वहां पे आता है और वो वहां पे बेच देंगे ये, और शुक्र मारेंगे कि चलो हमने लॉस में नहीं बुक किया। भाई आपने लॉस में नहीं बुक किया है, लेकिन आपने 2 साल गवा दिए। वो 2 साल में आप क्या क्या कर सकते थे उन पैसों का, अगर आपने सही टाइम पे एग्जिट ले लिया होता तो। ठीक है, तो इसीलिए मंथली क्रॉसओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें राइट साइड वाली राइड को एंजॉय करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। अब ये जो लहरें हैं ये शुरू कहाँ से होती है, ये भी तो डाउट होता होगा ना लोगों को कि कहीं ना कहीं से तो ये लहरें शुरू होती है। अब ये लहरें एक्चुअली में शुरू होती है 15 मिनट से। अब 15 मिनट से वो जाएगी 1 आवर पे, 1 आवर से वो जाएगी 1 डे पे, 1 डे को वो टच करेगी 1 मंथ पे। तो बहुत सारी कंडीशन में आपने देखा होगा मंथली क्रॉसओवर होने से पहले ही डेली में अच्छा रन मिल जाता है, वीकली क्रॉसओवर से अच्छा रन मिल जाता है। आपकी कैप्सूल 1.0 के लैंग्वेज में बोलूं तो वीक 0 में भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है ना। तो क्यों मिलता है? क्योंकि समंदर में हलचल शुरू हो चुकी है, और ये हलचल जिस दिन मंथली क्रॉसओवर तक पहुंच जाएगी, सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े बड़े खिलाड़ी है ना, इनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल देंगे स्टॉक को, और फिर वहां पे अच्छी खासी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये होगा तो आपको वेव्स दिखेगी, और वेव्स हमने किस तरह देखा है, स्टॉक मार्केट वेव्स बनती है, इधर आपको वॉल्यूम के थ्रू बड़ी बड़ी लहरें दिखेगी हाई टाइड्स, या फिर स्टॉक में आपको बड़ी बड़ी लहरें दिखेगी। एक एक जंप जो होता है वो 30%, 40%, 50% का जंप होता है ना। तो हमें भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है स्टॉक मार्केट के, और हमें भी कोशिश करना है कि हम जो स्टॉक में बैठेंगे उसका मौसम अच्छा होना चाहिए। जबरदस्ती अपने आप को अटकाना नहीं है हमें किसी भी स्टॉक में, और पेशेंस से, बहुत ही ज्यादा अच्छे पेशेंस से हमें वेट करना है कि मंथली में स्टार्ट हो जाए। अगर आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि इंडिया में जितने भी रिसोर्ट्स है ना, हर रिसोर्ट में एक वेव पूल होता है ना। अब वेव पूल का मजा ही कुछ और होता है। आप देखोगे, आप नॉर्मल स्लाइड्स वगैरह में एंजॉय कर रहे होगे, लेकिन जो टाइम पे वेव पूल स्टार्ट होता है सारा क्राउड वहीं पे चला जाता है ना। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जिस तरह पैसे गिरना स्टार्ट हुए ना स्टॉक में, वॉल्यूम्स दिखना स्टार्ट हुए ना स्टॉक में, तो फिर वो स्टॉक सबके इंटरेस्ट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर्स भरे हुए हैं, ट्विटर्स पे लोग भरे हुए हैं, टेलीग्राम की दुनिया पे अलग ही लेवल की एक्सपर्टीज चालू है लोगों की। ये सारे लोग चार्ट शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हम बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। आई होप अभी तक आपको समझ रहा होगा, और आप जो साइकोलॉजी मुझे आपके दिमाग में फिट करनी है मैं वो कर पा रहा होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर। जी, आपको सर 1 बाय 1 नेक्स्ट करना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। जैसा ही आंसर हो जाता है तो फिर नेक्स्ट करिएगा। जी, क्वेश्चन मैं पूछ लूं क्या? हाँ सर, आप ही पूछ लीजिए, चल जाएगा, नहीं तो मैं ही रिपीट कर लूंगा। इसमें आपको क्या होता है, ब्रीदिंग ब्रेक भी मिलते रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोगों का क्वेश्चन ये रहता शादाब भाई, क्या ये एक लौता तरीका है FII-DI की बाइंग का, गिरे हुए स्टॉक्स ही वो लेते हैं क्या? पहला क्वेश्चन होता है जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये मैंने पर्सनल मैसेजेस पे भी देखा है। तो ये एक लौता तरीका नहीं होता है, इसे हम बॉटम फिशिंग कहते हैं। लेकिन FII-DII मिड में भी लेते हैं, FII-DII टॉप में भी लेते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन है ना, मैंने आपको शेयर नहीं किया है, लेकिन आपको एहसास शायद इस चीज का हुआ होगा कि जब भी मेरे कोई चार्ट्स होते हैं ना, तो आपको इनवर्स हेडर एंड शोल्डर दिखता है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न ही क्यों दिखता है, कप एंड हैंडल पैटर्न ही क्यों दिखता है? क्योंकि ये मेरी स्टडी कहती है कि एक बार बॉटम फिशिंग हो जाती है ना, तो मिड फिशिंग के लिए ना पैटर्न की जरूरत पड़ती है, और विदाउट पैटर्न
स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जा ही नहीं सकता है। अगर वो जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, तो फिर वो पंप एंड डंप का शिकार बन जाता है एट द एंड में। लेकिन हम वैसे केस में आएंगे ही नहीं। बताए क्यों? क्योंकि हम जो स्टडी को ले रहे हैं ना, वहां पे FII DII के हार्ड अर्न मनी है और वो बेहद ही अच्छे स्टॉक्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी पर्सनली बॉटम फिशिंग को करती है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे भी FII बाय करते हैं। अब क्यों बाय करते हैं उसका आंसर भी मैं दूंगा आपको, और क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि इनके आने वाले कंपनीज के प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हो गए, कंपनी के नए प्रोडक्ट्स आने वाले हो गए, जिस वजह से वो लोग ऑल टाइम हाई पे भी कतराते नहीं हैं खरीदने के लिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑल टाइम हाई पे भी ना बहुत स्ट्रैटेजीज काम करती है। सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी मानी जाती है निकोलस दरवाक्स की, जो कि कहते हैं कि ऑल टाइम हाई पे जो बॉक्स बनते हैं, अगर वो ब्रेकआउट होता है ना, तो स्टॉक वहां से और 100% जा सकता है। तो आप सोचिए, जो स्टॉक में आपने बॉटम फिशिंग में नीचे से बैठे हो, वो ऑलरेडी 300% तक का चला गया है। 2 साल 3 साल बाद वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, वहां से अगेन वो और 100% जाएगा। तो क्या बेस्ट लेवल होगा, आप सर पूरी मूवी शो एंजॉय करोगे स्टार्ट टू एंड तक का, ठीक है ना। और हम इंशाल्लाह, आप ये सीख गए ना, अगर मिड और टॉप तो बहुत ही आसान है FII को पकड़ना, ये बॉटम ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि भागते हुए स्टॉक में ना सबकी हिम्मत होगी लेने के लिए, लेकिन जो हम ये सेटअप देख रहे हैं ना, इतना गिरा हुआ स्टॉक, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, यकीन मानिए। मैं खुद इतना जो ये चीज इन्वेंट करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं वन शॉट पे पूरा अमाउंट डाल दूं, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट FII DI से, तो मैं टुकड़े टुकड़े SIP करके अपनी पोजीशंस बिल्ड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी शादाब भाई, जो ये FII DI की एंट्री होती है उसको फाइंड करें, मतलब क्या डिलीवरी डेटा से ही ट्रैक कर सकते हैं? जी, उसको फाइंड करने का तरीका हमने एपिसोड 1 में देखा है। डायरेक्टली उन्हें फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस बनता है तो वो एक इंडिकेशन होता है, वॉल्यूम स्पाइक होता है डाउन में तब वो इंडिकेशन होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब वो इंडिकेशन होता है कि FII बाई हो रही है। फिर हमने देखा था वो U या फिर V शेप की रिकवरी में चला जाता है, तो वो भी इंडिकेशन होता है कि अक्यूमुलेशन जोन हो रहा है। और अक्यूमुलेशन का आज सबसे अच्छा राज हमने जो पिछली स्लाइड से खोला है, वो वॉल्यूम किस तरह ड्राई अप हो जाते हैं और अचानक से समंदर में मौसम बदलता है तो हलचल स्टार्ट हो जाती है, वो प्योरली इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स है। और आई थिंक ये रिजवान भाई का क्वेश्चन था कि डिलीवरी डेटा से ट्रैक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, डिलीवरी डेटा पे इनके फुटप्रिंट्स पता चलते हैं। मैं खुद डिलीवरी डेटा देखता हूँ। अब डिलीवरी डेटा एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं, 6 महीने पहले डिलीवरी डेटा क्या था, तो किसी स्टॉक का 25% था। 3 महीने पहले डिलीवरी डेटा क्या था, तो 3 महीने पहले 35% हो गया। और इस वीक का डिलीवरी डेटा क्या है, तो वो है 55। उसका मतलब 25-30 से स्टॉक आ गया 55, उसका मतलब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं। और वैसे टाइम पे अगर मुझे ये बॉटम फिशिंग के जो सेटअप और स्टेप्स आपको समझाया ना, वो दिख गए ना, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी, कैसे पता करे शेयर आउट परफॉर्म किया है तो आगे भी ये करेगा? जी, तो इसका सिंपल एग्जांपल है कि मैनेजमेंट के फ्यूचर आउटलुक कैसे है, उनकी गाइडेंस कैसी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देख लूं कि पॉलीकैप हो गए, VBL हो गए, ये ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने सेक्टर में। निफ्टी 50 को, निफ्टी बैंक को, हर एक आप पकड़ लो, इतने टॉप पे ये लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये और टॉप पे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इनका डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत हाई है। अगर आप पॉलीकैप के पीयर्स जो KEI इंडस्ट्री है, उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा इनके भरोसे पे मैं पैसा लगा दूं, भाड़ में जाने दो चैट, भाड़ में जाने दो सेटअप या फिर किसी के भी इंडिकेटर। तो मैनेजमेंट का इस तरह इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट। जी, सबसे बेहतर और सिक्योर रिटर्न किसमें मिलता है? अभी तक तो आपको समझ ही गया होगा, सबसे बेस्ट और सुकून वाले रिटर्न जो मिलते हैं वो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके और इन्वेस्ट करके मिलते हैं। वीकली में अप एंड डाउन बहुत होता है, डेली में और ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन सुकून जो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को
टाइम दे सकोगे, अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने सोसाइटी को टाइम दे सकोगे, अपने देश के लिए कुछ कर सकोगे ना, तो मंथली मैं पर्सनली प्रेफरेबल करता हूँ जी। एंट्री एग्जिट की टाइमिंग और टारगेट कैसे पहचाने? ठीक है, तो एंट्री का तो हमने काफी अच्छे से समझाया गया है, लेकिन एग्जिट का मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया है, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक में एंटर कर रहे हो तो आपको, आपके पास पूरा उसका प्लान होना चाहिए कि आपको कब एग्जिट लेना है। तो मैं पर्सनली किसी स्टॉक में अगर बॉटम फिशिंग करता हूँ ना, तो मैं मेरा पर्सनल गोल बता रहा हूँ, मेरा गोल होता है मिनिमम 40%। अगर मुझे 40% मुझे दिख गया है किसी स्टॉक से, अगर आपको याद होगा हमने एपिसोड 1 में भी इस पे बहुत फोकस किया है, मुझे 800%, 900%, 1000% में इंटरेस्ट, ठीक है हर किसी को होता है, लेकिन मुझे इतना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब अगर मैं 1 रुपया भी कमा रहा हूँ ना, तो मैं 365 दिन वो 1 रुपया कमाऊं, ये मेरा गोल है। तो अब वो डेली तो कमा नहीं सकते, हम जुआ तो नहीं खेल रहे हैं ना। तो पर्सनली मैं 40% का टारगेट रखता हूँ, लेकिन 40% पे ऑलमोस्ट 25% में सोल्ड आउट कर देता हूँ। बाकी 75% में मिड एफआईआई के लिए रखता हूँ, और बाकी और 25% में टॉप एफआईआई के लिए रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे भी जाएगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां से वो और 8-9 महीने के लिए साइडवेज चला जाएगा और फिर बड़ा सा ब्रेकआउट देगा, और मैं तब भी फिर एंट्री करता हूँ मेरे एफआईआई टॉप की फिशिंग से। तो इस तरह की कुछ एंट्रीज होती है, और टारगेट में कहूंगा कि जिस तरह आपकी नीड्स है ना, उस हिसाब से आप टारगेट रखिए। अगर आपको 2 रुपए की जरूरत है तो अपनी पोजीशन में से वो 2 रुपया हल्का कर लीजिए, है ना। और हम इसको डिटेल में समझेंगे आने वाले स्लाइड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस, बिजनेस फंडामेंटल। ये इतने ज्यादा क्वेश्चन थे कि मुझे मजबूरन होके इस पे एक स्लाइड्स बनानी पड़ गई, तो हम फौरन जाते हैं बिजनेस एनालिसिस पे। और अच्छा खासा वक्त हो चुका है, मुझे जल्दी से ये कॉल को रैप करना है, ताकि आप जब रिवाइंड मोड पे देखो तो आपको ये शॉर्ट वीडियो मिले। तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये शायद कंटेंट मैंने पहले नहीं समझाया होगा, या फिर इंटरनली ग्रुप में शायद समझा भी दिया होगा, इतना आइडिया नहीं है। बट अब हम टच करेंगे बिजनेस एनालिसिस को। अब ये थोड़ा सा ना बोरिंग टॉपिक भी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा अहमियत रोल प्ले करता है हमारी स्ट्रैटेजी में। अब बहुत से क्वेश्चन थे कि बिजनेस एनालिसिस में क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं दिखती है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में मेरा डेफिनेशन है, ठीक है, हमें किसी को पॉइंट नहीं करना है। मेरा डेफिनेशन है, मैं जो स्क्रीनर पे डेटा दिख रहा होगा ना, बैलेंस शीट से निकलता है ताजा ताजा, उसी को मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। और जो फ्यूचरिस्टिक डेटा हो सकता है उसको मैं बिजनेस एनालिसिस कहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंटर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉइंटर। सेकेंड पॉइंटर इम्पोर्टेंट होता है कि इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट्स क्या है। और थर्ड पॉइंटर इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट डेटा। अब इसी को थोड़ा थोड़ा सा हम टच करते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा में मैं टॉप कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट अच्छे करते हैं इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में, उनको ट्रैक करता हूँ। जैसे कि यूएस हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गए, रशिया हो गए। तो इनके टॉप परफॉर्मिंग जो इंडेक्सेस है, मेरी उन पे नजर होती है। मेरी नजर हमारे गवर्नमेंट डेटा पे भी होती है। कौन से गवर्नमेंट डेटा? हमारा इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से वो जीडीपी डेटा निकालता है, वो इन्फ्लेशन डेटा निकालता है। इन्फ्लेशन में भी सीपीआई होता है और डब्ल्यूपीआई होता है। सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। और फिर ट्रेड डेटा होता है, जो कि हमारे ट्रेड जो मिनिस्टर है ट्रेड के, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा निकालते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा होता है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है। ये सारा बकेट है ना मेरे फर्स्ट बकेट में आ जाता है, और इसको मैं बेहद अच्छे से ट्रैक करता हूँ। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके मोबाइल में मनी कंट्रोल या मिंट कोई भी ऐप होगा ना, ईटी, तो ये नोटिफिकेशन आपको दे ही देते हैं, आपको समराइज वर्जन मिल जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी होती है ना। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह मैटर करती है एफआईआई, डीआईआई और एचएनआई के डिसीजंस को। अगर मैं हाल ही में कुछ डिसीजंस बताऊं आपको, तो गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन पे बहुत ही हार्श डिसीजन लिया है। सॉरी, मैंने ब्लॉकचेन का
बिटकॉइन पे बहुत ज्यादा हार्श डिसीजन लिए। बिटकॉइन पे उन्होंने टैक्सेस को इतने ज्यादा हाई पे कर दिए कि लोगों को बिटकॉइन से निकलना पड़ा। अब बिटकॉइन से जब इंसान निकलेगा, अब मैं बाकी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इंडिया की ग्रोथ और यूथ की बात कर रहा हूँ कि ये लोग बिटकॉइन में बहुत इन्वेस्टेड थे। मैं खुद था, सच कहूँ तो। बस मेरा निकलने का मकसद ये भी था कि वो शरिया वाइज मुझे सही नहीं लगा था, और टैक्सेस बहुत आ गए थे उस पे गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। आप जितना कमा रहे हो उसका ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब वहां से जो पैसे, गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया बिटकॉइन से रिलेटेड, एथीरियम से, सारे बिटकॉइन से रिलेटेड, ठीक है। इसका फायदा ये हुआ, बिटकॉइन से पैसे निकले, सीधा पैसे चले गए शेयर मार्केट में। क्यों? जो बंदे को नॉनवेज की आदत है ना, वो वेज में सेटल होगा ही नहीं। दूसरा एग्जांपल दूं, जो बंदे को चार्ट्स देख के, कैंडल स्टिक देखने की आदत है और वहां से 20%, 40%, 50% कमाता होगा ना, वो बंदा एफडी में जाना पसंद ही नहीं करेगा। उसे इक्विवेलेंट चीजें चाहिए होगी। तो इक्विवेलेंट चीजें क्या है? इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तो पैसा वहां पे डाइवर्ट कर लो। तो इसका डिसीजन का ये फायदा हुआ ना, हमारे इंडियन मार्केट में ना लिक्विडिटी आ गई, ठीक है। पैसा स्टॉक्स में अच्छे खासे पंप होने चालू हो गए, क्योंकि जब बिटकॉइन बिकता है ना भाई, बहुत पैसा आता है वहां से, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कम लेवल पे उसको खरीद के रखा था, और बहुत मिलियनर्स और बिलियनर्स निकले हैं बिटकॉइन की तरफ से। और वही सब पैसा इंडिया में घुस जाता है हमारे स्टॉक्स मार्केट में, और हम स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है अभी आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट करती है। सेकेंड, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड बहुत ही हार्श डिसीजन लिया है, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सारे जो जुगाड़ लगाने वाले जो स्टॉक्स होते हैं, राइट, वो सब पे हालत खराब हो गई है। वो लोग इतने गिर गए कि उनकी बैंड बच चुकी है ना। तो ऐसे डिसीजन बहुत इम्पैक्ट करते हैं। सेबी के नए रूल्स आने वाले साल में कि सेम डे ट्रांजैक्शन होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। इससे बहुत जितने भी CDSL या फिर और जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो सिमिलर लाइन में है, एंजल वन वगैरह, इनको बहुत फायदा होगा। तो ये सब चीजें फर्स्ट बकेट में आ जाती है। अब सेकंड बकेट, एक बार मुझे ये वाला बकेट से डेटा मिल गया, मैं चला जाता हूँ दूसरे बकेट में। अब ये जो फर्स्ट बकेट है ना, ये डेली चेंज नहीं होगा मेरे भाई, ये चीज हमेशा याद रखना। ये इवेंट्स होते हैं, और ये पूरे मिला के ना, गिनती के अगर मैं बताऊं, रफ एग्जांपल ले लो, इसको लकीर मत समझ लेना। पूरे साल में ना 10 से 12 इवेंट हो गए, और ये इसको ट्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारा इंडस्ट्रीज, मार्केट ट्रेंड्स और डिमांड क्या है। अब इसकी मिसाल पे भी हम ताजा एग्जाम्पल लेंगे कि जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, अब मैं एनालिस्ट की जब बात कर रहा हूं तो बहुत सारी ग्लोबल बड़ी बैंक्स हो जाती है, जैसे कि या फिर कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गए, नमूरा हो गए, क्रेडिट स्विस हो गए, जेफरीज हो गए, गोल्डमैन सैक्स हो गए, राइट। ये सारे लोग है ना, इकोनॉमिक्स और मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड बहुत अच्छा डेटा कभी कभी पब्लिश करते हैं। ये लोग इकोनॉमिक का आउटलुक क्या है उसकी बात करते हैं, पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट ने की है उसका इम्पैक्ट क्या होगा इसकी बात करते हैं। ये लोग इंसाइट्स देते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और कौन सी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ डिमांड है, ठीक है। मैं रिसेंटली एग्जांपल दूं तो नमूरा और मॉर्गन स्टैनली ने बहुत बात की है कि किस तरह ओपेक का जो डिसीजन हुआ, ओपेक प्लस का जो डिसीजन रिसेंटली हुआ है, अगर ओपेक जिसको नहीं पता है वो उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब जो कंट्री के पास तेल है, जो निकालते हैं तेल, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, वो लोग ने अपना तेल का प्रोडक्शन कट किया है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कट किया है तो क्यों कट किया है? तो उसका आंसर छुपा है डिमांड के अंदर। जो सेकंड पॉइंटर आप देख रहे हो ना, डिमांड के अंदर उसका आंसर छुपा है। अब डिमांड के अंदर कैसे छुपा है कि चाइना हमसे भी ज्यादा, इंडिया से ज्यादा अगर कोई कंट्री क्रूड ऑयल और तेल को इंपोर्ट करती है ना, तो वो चाइना है। अब चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो हलचल नहीं होगी। एग्जाम्पल की मिसाल के तौर पे समंदर का पानी काम हो रहा है तो हलचल नहीं होगी। हलचल नहीं होगी तो क्या करें हम इतना तेल मंगवा के, इतना क्रूड ऑयल मंगा के, जब उतना इस्तेमाल ही नहीं होने वाला है। तो उन्होंने उनका डिमांड देख के ओपेक प्लस ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। क्यों? अगर चाइना का डिमांड कम है और इन लोगों ने सेम डिमांड से तेल निकाला
तो तेल रखने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और तेल के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम जैसी कंट्रीज को बहुत फायदा हो जाएगा और हम भर भर के कैन भर के बाल्टियां भर के रख लेंगे, है ना। तो ये चीज ये लोग नहीं चाहते हैं। रशिया, जितने भी गल्फ कंट्रीज है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसके लिए इन लोगों ने डिमांड को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोडक्शन को कितने लाख बैरल के साथ कट कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा वो थर्ड पॉइंट आपको बताता है, जो कि सेक्टर इंडाइसिस एनालिसिस है। ठीक है, अब इसका ओपेक का डिसीजंस के इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनीज होती है, जो लॉजिस्टिक वाली कंपनीज होती है, जिनको क्रूड ऑयल चाहिए होता है अपने बिजनेस को ही रन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट में तो भाई विदाउट फ्यूल, विदाउट ऑयल के तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनको होता है। फिर होता है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाते हैं, राइट। उनके सेल्स कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है इतनी महंगा पेट्रोल हो गया है, क्या ही करूं मैं बाइक या कार लेकर, चुपचाप मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन में चला जाता हूँ, बस में चला जाता हूँ, मेट्रो से ट्रेवल कर लेता हूँ। लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। केमिकल इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट होता है, और आपको पता ही होगा ईवी सेक्टर से रिलेटेड भी बैटरीज वगैरह से रिलेटेड बहुत अच्छे काम होते हैं। अब जो ईवी में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी? पावर जनरेशन। पावर जनरेशन कंपनीज जितनी भी होती है, ये लोग खुद पावर बनाने के लिए क्रूड ऑयल और इनके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं जाके। अब किसी का बिजनेस खराब हो रहा है ना, तो किसी को फायदा भी होगा। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस सबसे ज्यादा हाई हो गए ना, तो पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा आपके रिन्यूएबल सेक्टर को, जो कि सोलार और धूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, और तो वो सब चीजें ना आपके आ गए सेक्टर और इंडाइसिस में। अब मैं इंडाइसिस को भी ट्रैक करता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक और दे दूं, हमने क्रूड ऑयल की बात की है, राइट। तो निफ्टी में हर टाइप के इंडाइसेस होते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर होता है, निफ्टी आईटी होता है, निफ्टी कंज्यूमर होता है, निफ्टी XYZ सब होता है, निफ्टी विक्स भी होता है। तो मैं अक्सर वो चीज भी ट्रैक करता हूँ। अब वो चीज ट्रैक हो गई, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे है, जो कि सेक्टर लीडर्स एनालिसिस, जो आपको चौथा पॉइंट दिख रहा है ना, टॉप 5 हमने लिखा है। अब इतना एनालिसिस करने के बाद मैं चेक करता हूँ जो मार्केट कैप वाइज टॉप 5 कंपनीज है, उनपे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन सब चीजों का। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो क्रूड ऑयल की इंडस्ट्रीज में जो पेंट वाली कंपनीज है ना, इनकी भी बहुत बैंड बजती है। क्यों? क्योंकि इनका रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल है। तो एशियन पेंट हो गए, बर्जर पेंट हो गए, नेरोलैक हो गए, एक्सो नोबल हो गए और इंडिको पेंट हो गए, ये टॉप 5 कंपनीज पेंट सेक्टर से आ जाती है, राइट। तो मैं इनको एनालिसिस करता हूँ, इनके मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं। और सबसे सिंपल तरीका है, स्क्रीनर पे जाओ, कॉल नोट्स की समरी ले लो, एक अकाउंट से 10 फ्री मिल जाते हैं। मेरे पास पता नहीं कितने ऐसे डमी अकाउंट है स्क्रीनर से, जहां से मैं फ्री में ही इन सब का फायदा उठा लेता हूँ। ठीक है, वो हो गया। तो आपका मैनेजमेंट और फ्यूचर आउटलुक क्या है, जो मैंने आपको बताया, स्क्रीनर से जाके आप उठा सकते हो। ये मैंने कई बार ग्रुप में भी समझाया है लोगों को। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आपको देखना है, उनके कॉन कॉल्स पढ़ना है, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ना है कि किस तरह और क्या चीज मोटिवेट कर सकती है मार्केट को, सेक्टर को। और उसके बाद आप उतरोगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब आपको ब्रॉडर मार्केट का व्यू मिल चुका है, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाएंगे। अब आपको एक गुड न्यूज देता हूं मैं, आपको ये हर स्टॉक को रिलेटेड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक हफ्ते में एक सेक्टर का बिजनेस एनालिसिस कर लेना कि क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो भाई ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल हो गया, पावर जनरेशन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गए, इन सबके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से इनके नेट प्रॉफिट कम होने के खतरा है। तो आप है ना एडवांस में अलर्ट हो जाओगे। और ये ही, इसी को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा कहते हैं हम। इसी को ही जो एनालिस्ट होते हैं ना, यही सब डिमांड को देख के प्रिडिक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटीज लगाते हैं, और वो अपने कॉल्स में बताते हैं कि हम इसकी रेटिंग इतनी कम कर रहे हैं, हम इसको सेल कॉल दे रहे हैं, हम इसको बाय कॉल दे रहे हैं। आ रहा है भी आपको समझ में? और ये वन टाइम एक्टिविटी है मेरे दोस्त। जिस तरह एक बार आपने अगर कर लिए ना, तो ये जिंदगी भर सेक्टर एनालिसिस आपके साथ रहेगा। और मुश्किल से ना सेक्टर की बात करो तो 3 साल में कुछ एक या दो अच्छे इनोवेशंस आते हैं, बाकी प्रोसेस तो सेम ही चलता रहता है। तो ये हो गया है हमारा वेरी हाई लेवल बिजनेस एनालिसिस। मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, काफी तेजी से हम कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप सुन भी रहे होगे,
और अगर नहीं समझ रहा होगा तो इसे रिपीट मोड पे देखना। डॉक्टर साहब नेक्स्ट पे क्लिक करिए और जल्दी से हम फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज मैंने हमेशा देखी है, जो स्टॉक से ना 35%, 55%, 80% गिरा है ना, उसके फंडामेंटल के रेवेन्यूज कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, उसके नेट प्रॉफिट हो ही नहीं सकते। अगर अच्छे होते हैं ना तो वो उतना गिरता ही नहीं भाई। स्टॉक्स को भी रीजन चाहिए ना कि कब गिरना है कब उठना है। तो वैसे केस में मैं फंडामेंटल में क्या देखता हूँ, ठीक है, और ये की पॉइंट है, उसका मतलब ये नहीं है मैं सिर्फ इसी को ही लिमिटेड करता हूँ, और भी चीज देखता हूँ, लेकिन आप सबको क्विक स्कैनिंग के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले FII, DII और HNI का कॉन्फिडेंस क्या है उस स्टॉक में। अब मैं बता दूं आपको, जो मैंने कहा था ना आपको बिजनेस एनालिसिस नहीं भी आता है तब भी आपको खुशखबरी है कि हमसे भी बाप एनालिसिस करते हैं FII, DII जो 1000 करोड़ का पैसा ला रहे हैं मार्केट में। तो क्या उन्होंने बिजनेस एनालिसिस नहीं किया होगा? उन्होंने इकोनॉमिक रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी होगी? उन्होंने मार्केट के ट्रेंड्स नहीं देखे होंगे? उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया होगा? उन्होंने मैनेजमेंट की कॉल नहीं पढ़े होंगे? पढ़े होंगे। तो अगर आपको बिजनेस एनालिसिस नहीं भी आती है तो आप FII, DII और HNI के कॉन्फिडेंस स्कोर से आप भी आ सकते हो, लेकिन आप किसी के सहारे ना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। किसी ना किसी दिन आपकी साइकोलॉजी आपकी कन्विक्शन को तोड़ देगी, उसको बुक्का बुक्का कर देगी। बस वही कन्विक्शन आपका ना टूटे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ बिजनेस एनालिसिस करें। तो मैं देखता हूँ कि FII, DII कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर मुझसे बिजनेस एनालिसिस में गलती हो भी गई होगी, FII से तो नहीं होगी, DII से तो नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैंड है। सेकंड में देखता हूं हमेशा लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है कंपनी का कर्जा है वो कम होना चाहिए साल बाय साल। अगर आप स्क्रीनर पे देखोगे तो आपको ईयर ऑन ईयर पे ना पता चल जाएगा कि जो लॉन्ग टर्म कर्जा है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस स्टॉक इतना गिर रहा है ना उसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा गिरेगा। अब नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कम आ रहा है और उस टाइम पे आपका डेब्ट भी बहुत ज्यादा है, तो आप जितना आपका नेट प्रॉफिट आ नहीं रहा है उससे ज्यादा तो आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जो आपकी पूरी कमाई है वो इंटरेस्ट में चले जाएगी। तो आप स्क्रीनर पे और शेयर होल्डर को क्या दिखाओगे? माइनस में ही रिजल्ट दिखाओगे ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्टॉक बहुत ज्यादा गिरता है ना, अगर उसका लॉन्ग टर्म डेप्ट, उसको कर्जे का टेंशन नहीं है ना, तो वो बड़े आसानी से रिकवर कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट भी होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी होता है, लेकिन हमें फोकस करना है लॉन्ग टर्म डेप्ट कम होना चाहिए। शॉर्ट टर्म भी कम है तो बहुत वाह वाह चीज है। क्यों? क्योंकि उसको जब इंटरेस्ट देना ही नहीं है किसी को तो वो पैसा बच जाएगा। मिसाल के तौर पे शादाब की कंपनी 100 रुपया कमाती है और उस पे 50 हर क्वार्टर 50 रुपए का लोन देना है। अब 100 रुपया मैं कमा रहा हूँ, अब 50 मेरे को लोन का इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं प्रॉफिट में तो 50 ही दिखा पाऊंगा। अब 2024 में शादाब ने अपना लोन कम कर लिया है और जहां 100 रुपए पे 50 रुपया उसे देना पड़ता था, अब शादाब दे रहा है 20 रुपया। तो आपके नेट प्रॉफिट में कितना दिखेगा? 80 रुपया। मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव सिग्नल होती है। थर्ड, कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीजिंग होने चाहिए ईयर ऑन ईयर। रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप इस तरह कह दीजिए कि ये इमरजेंसी फंड होते हैं कंपनीज के, ये सेफ्टी फंड होते हैं कंपनीज के, और कभी भी कंपनीज में अनसर्टेनिटीज होती है तो ये फंड्स को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। रिसेशन आ जाता है, लोगों को देने के लिए पगार नहीं होती है, अगर कंपनी को एक्सपांशन करना है तो कंपनी बोलेगी मेरे पास इतने अच्छे रिजर्व्स है, क्यों ना मैं अपने ही पैसे लेके एक्सपांशन करूं, ना कि मैं लोन लूं कर्जा लूं। अगर लोन लिया कर्जा लिया तो मुझे लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मेरे नेट प्रॉफिट कम होते जाएंगे। तो रिजर्व हमेशा किसी भी कंपनीज के ग्रोइंग होने चाहिए, और ये तो मेरे लिए मैंडेटरी है। अगर रिजर्व कम हो रहे होंगे तो मैं देखता हूँ कम क्यों हुए हैं, क्या वो पैसा निकाल के बिजनेस एक्सपांशन में यूज हुआ है? हाँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी के एसेट्स हमेशा ग्रोइंग में होने चाहिए। अब एसेट्स की बात करें हम तो एसेट्स हो सकते हैं प्रॉपर्टीज, आपके प्लांट्स हो गए, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, आपकी मशीन्स हो गई, आपकी कंप्यूटर्स हो गए, आपके व्हीकल्स हो गए, जो आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं। ये हमेशा ग्रोइंग होने चाहिए, और कंपनी के पास केपेक्स का प्लान होना चाहिए, या फिर उनके प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई नए प्रोडक्ट की जगह आसानी से होनी चाहिए, ठीक है।
केपेक्स प्लान आपको कॉन कॉल से मिल जाएगा बिजनेस एनालिसिस करने पे, या फिर बहुत सारे, या फिर आप केपेक्स प्लान कभी कभी करंट वर्क इन प्रोग्रेस से भी देख सकते हो। जो नेक्स्ट बुलेट है ना, गुड टू हैव CWIP, ये भी स्क्रीनर पे आपको मिल जाएगा। अगर CWIP का मतलब है करंट वर्क इन प्रोग्रेस, उसका मतलब कंपनी अपने फंड को यूटिलाइज कर रही है अपने एसेट्स बढ़ाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे शादाब की कंपनी का 100 रुपया कमाई है और 100 रुपए में से उस क्वार्टर में करंट वर्क इन प्रोग्रेस 20 रुपया है और कंपनी के टोटल एसेट्स है 500। तो अगले क्वार्टर में जैसे ही करंट वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे करंट वर्क इन प्रोग्रेस से निकली हुई चीज मेरी एसेट्स में चली जाएगी। आ रहा है आपको समझ में? तो जिस कंपनी का करंट वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो बहुत अच्छा साइन होता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस खत्म होगा ये कंपनी का एसेट बन जाएगा और वो ग्रोइंग एसेट में चला जाएगा और ग्रोइंग एसेट इज अ वेरी गुड साइन। अब एक और पॉइंटर होता है स्किन इन द गेम। प्रमोटर की वैल्यू अच्छी खासी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओनर को ही इंटरेस्ट नहीं है पैसे कमाने के लिए तो क्या ही वो शेयर होल्डर के लिए कमा के देगा, है ना? और जिस स्टॉक में प्रमोटर या FII या DIIs की होल्डिंग मोर देन 50% होती है ना, तो वहां पे एक स्टेबिलिटी भी रहती है, उनको जवाब देने पड़ते हैं। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन प्रमोटर के लेस देन 20% स्टेक्स है वो कंपनीज खराब हो गई। अगर मैं एग्जांपल दूं, HDFC में 0 प्रमोटर है, ICICI बैंक में 0 प्रमोटर है, लेकिन ICICI में FII और DII मिला के 90% है। तो ये कितनी पॉजिटिव साइन है। अगर प्रमोटर 0 भी है, कम भी है, तो FII DII मिला के अच्छा पोजीशन होना चाहिए। जोमैटो कंपनी देख लीजिए, प्रमोटर ऑलमोस्ट 0 लेकिन FII और DII को मिलाओगे तो 68% है। तो हमारा ये कैटेगरी तो हो रहा है स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम चाहे प्रमोटर का हो, चाहे FII का हो, चाहे DII का, टोटल मिला के अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और पब्लिक की वैल्यू कम होनी चाहिए हमेशा। जहां आपको दिख रहा है ना पब्लिक की वैल्यू बढ़ रही है शेयर होल्डिंग, तो अलर्ट हो जाइए। अगर उसके अंदर HNI नहीं है ना तो वो अलर्ट साइन है। और जहां पे भी 40% से ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग होती है, ध्यान रखना, स्क्रीनर की बात कर रहा हूँ, पब्लिक में HNI भी आते हैं, हम सिर्फ जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, मतलब वहां पे पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं जितने राज और आसानी से समझा सकूं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट होता है, अगर प्रमोटर के पास प्लेज है तो वो प्लेज अच्छे काम के लिए यूज होना चाहिए, पर्सनल रीजंस के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल, जिनके पास अच्छे रिजर्व्स नहीं होते हैं और जिनको लोन भी नहीं लेना होता है ना, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर को प्लेज कर देते हैं और तब बैंक से लोन ले लेते हैं कि भाई, और लेने का रीजन ये होता है कि बिजनेस में ही लगाना होता है उनको, अपने कुछ पर्सनल रीजन, फैमिली रीजंस के लिए नहीं। अगर वैसा हो रहा है तो वो रेड अलर्ट है। और वो कैसे पता चलेगा? जो इन्वेस्टर या एनालिस्ट होते हैं, राइट, ये लोग इनकी कमर तोड़ देते हैं कॉन कॉल में और ये लोग बेझिझक होके शेयर होल्डर के हक में फायदा पहुंचाने के लिए पूछते हैं कि क्यों आपका ये कम है, क्यों ज्यादा है। तो ये सब चीजें भी इम्पैक्ट करती है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस हो गया किसी स्टॉक का। उम्मीद है आपको समझा होगा। हो गए आपके डाउट्स, हम इंशाल्लाह बाद देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। अब हम जल्दी से थोड़ा हमारा डाइवर्जेंस वाला टॉपिक लेंगे। मैं ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से ग्रुप में ऑलरेडी ये सब चीजें समझा चुके हैं। बट कोई बात नहीं, फिर से हम किसी को डाउट होगा तो हम ले लेंगे। डाइवर्जेंस में बहुत डाउट होते हैं कि किस तरह बनाए। अब डाइवर्जेंस में ना बहुत टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर डाइवर्जेंस होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स डाइवर्जेंस। हमें फोकस करना है सिर्फ रेगुलर डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस की मिसाल आप ये ले लीजिए, आप स्टॉक के प्राइस का लोवेस्ट 2 पॉइंट को पकड़िए, उनको जोड़ दीजिए और सेम चीज इंडिकेटर पे जो जगह पे आपने जोड़ा है ना वो जगह पे आप पॉइंट बना लीजिए और उनको भी जोड़ दीजिए। और अगर आप देखोगे प्राइस बना रहा है लोअर हाई और लोअर लो, लेकिन आपका स्टॉक बना CCI इंडिकेटर या RSI इंडिकेटर बना रहा है हायर हाई और हायर लो। इसका सिग्नल ये है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और इसी को ही हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ये भी एक सिग्नल होता है कि FII DII इसकी बाइंग हो रही है। अगर ये डाइवर्जेंस बन रहा है, वहां पे आपको वॉल्यूम बनते हुए दिख गए ना, हाई या फिर एवरेज वॉल्यूम, मतलब समंदर का पानी थोड़ा सा भी हलचल हो रहा है ना, उसका मतलब इंस्टीट्यूशन बाइंग करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी आप राइट साइड पे देखोगे अनदर एग्जांपल जहां पे रेगुलर डाइवर्जेंस समझाया गया है।
अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत टाइप के डाइवर्जेंस है, आपको कैप्सूल 2.0 पे सिर्फ यही डाइवर्जेंस पे फोकस करना है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस। और लेफ्ट साइड का पार्ट हमेशा आप बॉटम में देखोगे और जो टॉप पे डाइवर्जेंस देखना है, तो आपको चार्ट के ऊपर के 2 टॉप पॉइंट लेने हैं और इंडिकेटर के ऊपर के 2 टॉप पॉइंट लेने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह हम इस सेकेंड अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरह हम लोग डाइवर्जेंस को कैच करते हैं। अब जिनको डाइवर्जेंस नहीं समझा, टेंशन न लेना, डॉक्टर साहब क्विकली नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर में आप आरएसआई को लगा लीजिए। जैसे ही आप आरएसआई को लगा लोगे तो आपको आरएसआई आपके चार्ट पे दिख जाएगा। आरएसआई की सेटिंग में सिर्फ शो डाइवर्जेंस का एक आपको चेकलिस्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप उसे क्लिक कर दो ना, तो आरएसआई पे ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंस बन के आ जाता है। तो देखो हमारे डॉक्टर साहब आपको ना एक छोटा सा 30 सेकेंड का बता देंगे। आरएसआई पे गए, क्लिक किया, शो डाइवर्जेंस पे क्लिक कर लिए। अभी आपको ये मेहनत भी नहीं करना है, आरएसआई आपको रेडीमेड डाइवर्जेंस बना के दे देगा। तो उम्मीद है आपको इससे डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं है लेना है, क्योंकि बहुत स्टॉक्स में डाइवर्जेंस नहीं बनते हैं। बिना डाइवर्जेंस दिए भी स्टॉक अच्छा खासा भाग जाता है। ठीक है, चलो नाउ बैक टू स्लाइड। उम्मीद है डाइवर्जेंस का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा होगा। आप इससे खेलिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा और इंशाल्लाह आपको फर्क दिखेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। परफेक्ट। अभी तक हमने स्टार्टिंग के 3 पिलर को देख लिए, हमने जनरल क्वेश्चंस देख लिए, हमने बिजनेस एनालिसिस देख लिए, हमने फंडिंग्स भी देख लिए। हमने फंडिंग्स में क्या देखा था, डाइवर्जेंस बनते हैं। डाइवर्जेंस बनने के बाद फौरन क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चला जाता है टाइम करेक्शन में। अब टाइम करेक्शन में क्या होता है, या तो यू पैटर्न होता है या तो वी पैटर्न होता है। तो हम जल्दी से वो पैटर्न को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। ठीक है, अब यू पैटर्न बनता कब है, अब और वी पैटर्न कब बनता है, इसको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ले ताकि आपको पता चले कब आपको फुल अमाउंट डिप्लॉय करना है, कब आपको हाफ अमाउंट डिप्लॉय करना है। यू पैटर्न अगर होने वाली है तो आराम आराम से खरीदना है, स्टॉक आपको बहुत चांस देगा और कंसोलिडेट करेगा। अब यू पैटर्न होता कैसा है, स्टॉक गिर जाता है, शार्प डिक्लाइन हो जाता है और स्टॉक चला जाता है टाइम करेक्शन में, जिसको हम लॉन्ग कंसोलिडेशन बोलते हैं और इसको अपनी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वाइकॉफ अक्यूमुलेशन भी कहा जाता है। अब क्यों जाता है वो अक्यूमुलेशन में, बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है उस बिजनेस या फिर उस सेक्टर में वीकनेस है या फिर कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स आने वाले होंगे। दूसरा रीजन ये होता है कि एफआईआई डीआईए को पता होता है कि इनके आने वाले क्वार्टर वीक होने वाले हैं, तो हम पहले से ही स्टॉक को क्यों भगाए, क्यों ना हम स्टॉक को कंसोलिडेशन मोड में भेज दे। तो अगर वीक क्वार्टरली आने वाले होंगे ना, तब भी आपको स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे दूं, वैभव ग्लोबल को देख लेना, वीक क्वार्टर आने वाले थे इसलिए स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया। चंबल फर्टिलाइजर आप देख लीजिए, इंसेक्टिसाइड्स देख लीजिए, आप प्रिंस पाइप देख लीजिए। सबको पता था प्रिंस पाइप में ईआरपी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो वीक क्वार्टर आने वाले थे तो स्टॉक को कंसोलिडेशन मोड में भेज दिया गया था। ठीक है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत सुनते हैं एफआईआई डीआईआई और उनके हिसाब से भी ये लोग अपने मूव लेते हैं। और एक और रीजन ये भी होता है यू पैटर्न के अंदर कि एफआईआई को जितनी क्वांटिटीज चाहिए होती है ना, उतनी मिलती नहीं है उन्हें, तो स्टॉक को टाइम करेक्शन में भेज दिया जाए ताकि हम जैसे रिटेलर्स डर के अपने शेयर्स को बेच दें। ठीक है, तो ये हमारा यू पैटर्न हो गया। अब हम वी पैटर्न पे जाते हैं। वी पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि डिक्लाइन तो होता है लेकिन इतना फास्ट मोमेंटम रीगेन हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि मार्केट को पता है बिजनेस का जो इश्यू है वो शॉर्ट टर्म है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, यू पैटर्न में डिमांड नहीं होती है, ये चीज हमेशा याद रखना। वी पैटर्न में डिमांड होती है और कभी कुछ क्रैश आता है तो फौरन आपको वी शेप रिकवरी दिखती है। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे, कोविड का क्रैश, आपको वहां पे वी शेप रिकवरी दिखती है। और यहाँ पे एफआईआई डीआईआई और बड़े स्टेक होल्डर्स को पता होता है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होने वाले हैं,
मिसाल के तौर पे बर्जर पेन देख लीजिएगा, बर्जर पेन ने वी पैटर्न रिकवरी दी और वी पैटर्न फास्टेस्ट रिकवरी देता है। ऑलमोस्ट 1 से 4 क्वार्टर में ना आपका 40% का गोल बड़े ही आसानी से हो जाता है, और एफआईआई डीआईआई बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ऐसे सब केसेस में। ठीक है, तो उम्मीद है ये यू पैटर्न और वी पैटर्न भी आपको थोड़ा समझा होगा। मैंने अपनी स्पीड समझाने की थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि आने वाली स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे, और ये सब चीजें मैंने चैट्स में भी आपको बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब क्विकली। परफेक्ट, तो ये कुछ एग्जांपल्स है वी शेप रिकवरी की। आप लेटर वाइज देखिएगा, यू आता है, वी आता है, वी के बाद आता है डब्ल्यू। ठीक है, अब जब भी वी पैटर्न बन रहा होगा ना तो आपको डब्ल्यू भी कहीं ना कहीं बनते दिखेगा। अब डब्ल्यू बनना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डब्ल्यू बनता है तो वहां पे डबल बॉटम वाले जितने भी ट्रेडर्स है ना सारे एक्टिव्स हो जाते हैं। और आप नोटिस करोगे डबल बॉटम पढ़ने से पहले ही हमारे सीसीआई ने हमें इंडिकेट दे दिया था कि भाई इसमें बैठ जाओ, है ना। तो वी शेप बन रहा होगा तो डायरेक्ट वी शेप होगी, या तो दो वी शेप बनेगा, दो वी मतलब डब्ल्यू हो गया, तो ये हो गया ग्लैक्सोस्मिथ का एग्जांपल। ठीक है, और आप ऐसे ट्रेंड लाइन मान लीजिए वी बना के, ताकि स्टॉक ब्रेकआउट दे तो फौरन आप वहां पे अलर्ट हो सको, और यही सेम चार्ट आपको बर्जर पेन का भी दिख जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब जी, ये हेवल्स का चार्ट है। यहाँ पे भी देखिए कितने ब्यूटीफुली वी शेप रिकवरी हुई है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बना के हुई है, डबल बॉटम बता के हुई है। और जहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया ना वहां पे नीचे सीसीआई में देखना डाइवर्जेंस भी आपको दिख जाएगा। और सेम वापिस वही स्टॉक ने किया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, डब्ल्यू बनाया, और ब्रॉडर व्यू पे देखोगे तो वी पैटर्न बनेगा, है ना। और वी पैटर्न आपको बनाना है चार्ट पे, क्यों? क्योंकि अगर चार्ट वो वी पैटर्न को लाइन जो ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट जैसे एक्ट कर रही है वो ब्रेक होती है तो वो बियरिश हो जाता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल हम देखेंगे कि यू रिकवरी किस तरह होती है। यू रिकवरी में हमने ये समझा कि स्टॉक टाइम लेता है क्योंकि उनके रिजल्ट्स वीक्स आने वाले होते हैं, या फिर लंबा अक्यूमुलेशन करना होता है। और हमेशा याद रखना वी शेप रिकवरी होगी ना क्विक गेन देगी और फौरन आपको एग्जिट भी दे देगी। यू शेप रिकवरी होगी ना टाइम लेके देगी, लेकिन इतना बड़ा फटेगी ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आपको महाराष्ट्र से बेंगलोर जाना है ना गाड़ी से, तो आपको एडवांस में पेट्रोल भरा के रखना होगा कि कई पेट्रोल पंप मिले नहीं तो हम हमारा भरा हुआ पेट्रोल, हमारा खरीदा हुआ पेट्रोल जो कैन में है उसे हम यूज कर सके, है ना। तो जिस गाड़ी को लंबी ड्राइव करनी है ना वो अच्छा खासा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेगी। तो ये एग्जांपल एबीबी इंडिया का था। एक और एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड पे यू शेप रिकवरी का, जहां पे ये रिसेंट एग्जांपल है। अगर आप देखोगे ये इंसेक्टिसाइड माशाल्लाह बहुत सारे जो ग्रुप में हो गए, शायद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी ये सब स्टॉक्स देख के, क्योंकि ये बड़े ही नामचीन स्टॉक्स है और कई दफा इस पे बात हो चुकी है ना। अब ये भी यू शेप रिकवरी है। तो जितने भी ये सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है ना सब में आपको ऐसी ही रिकवरी दिख रही होगी। और जब सब मिलके एक साथ ऐसा कुछ शेप बना रहे होगे ना तो भाई उतर जाना वो ट्रेंड बनने वाला है। और हम जैसे रिटेलर जब ऑल टाइम हाई तोड़ देगा ना तब जाके अंदर घुसेंगे, क्यों ना हम पहले ही अंदर जाके बैठ जाए। तो इस तरह यू शेप और वी शेप रिकवरी दिखती है। अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और थोड़ा हम देखते हैं हमारी मंथली टेक्टिक्स क्या होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड। ठीक है, सो सबसे पहला मंथली के अंदर ये जिस तरह हम बकरी ईद में बकरे लेने जाते हैं ना तो किस तरह हम अच्छे से माशाल्लाह चेक करते हैं ना बकरा चल रहा है या नहीं, माशाल्लाह बाल अच्छे है या नहीं, कुछ गांठ वाट है या नहीं, सिंग बराबर है या नहीं, राइट। उसी तरह मंथली में उतरना है ना तो मंथली क्रॉसओवर मैंडेटरी होना चाहिए आपको। विदाउट क्रॉसओवर उतरोगे अटक जाओगे, शांत समुंदर में फंस जाओगे, है ना। तो सबसे पहला आपको देखना है स्टॉक फॉल हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, वेरी गुड। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने से पहले मंथली में आपको सीसीआई क्रॉसओवर दिख गया तो वो वी शेप रिकवरी है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद भी मंथली क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है ना फिर वो यू शेप रिकवरी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ राज में ऐसे ही बातों बातों में खोल रहा हूं, आपको समझ आ रहे होंगे। अब डाइवर्जेंस का मैंने आपको हल बता दिया है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब के डाइवर्जेंस आपको अगर ढूंढना है तो खुद मैनुअली प्लॉट करिए
और ये एक एक चार्ट्स मैंने खुद ट्रेडिंग व्यू से स्नैपशॉट्स लेके डाले, ठीक है। ये कोई गूगल से निकाले हुए चार्ट्स नहीं है, मेरे खुद के बनाए हुए चार्ट्स है। आपको खुद से डाइवर्जेंस नहीं आ रहा है, डाइवर्जेंस का RSI लगा लीजिए, जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो डबल बॉटम सर्च करिए, क्योंकि डाउन पे डबल बॉटम भी अच्छा बनता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए डॉक्टर साहब। उसके बाद जी उसके बाद हम प्रॉपर CCI क्रॉसओवर का वेट करेंगे, घाई नहीं करना है। अर्ली एंट्री अगर आपको लेना है तो उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो बिजनेस एनालिसिस में कि ये ब्रेकआउट देगा, उसी वक्त ही आपको मंथली में क्रॉसओवर होने से पहले आप वीकली की एक राइड ले सकते हो, लेकिन आप अटक भी सकते हो। और मैं आपको बिल्कुल भी वो चीज नहीं कहूंगा। आप अच्छे से बड़े ही गौर तरीके से करके अपनी मंथली में एंट्रीज लेंगे, ठीक है। नो हर्ली और प्रॉपर मंथली कैंडल क्लोज होने दीजिए। जैसे कि अगर मुझे किसी स्टॉक में एंट्री लेनी हो और मैं नवंबर में देख लिया कि क्रॉसओवर हो गया है, तो मैं नवंबर की 30 तारीख तक का वेट करूंगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में देखूंगा क्या क्लोजिंग बेसिस पे मंथली कैंडल के हिसाब से CCI ने क्रॉसओवर दिया है। अगर दिया है तो मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपने सेटअप के हिसाब से अंदर घुसूंगा। अब क्या है मेरा सेटअप, वो नेक्स्ट स्लाइड पे रहेगा। जी मैंने ये प्लॉट कर दिया है, मंथली वीकली डेली 15, और उसके ऊपर मैंने CCI भी लगा लिया है कि मंथली वीकली के लिए हम ये यूज करते हैं, डेली के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी हमने क्या समझा कि मंथली क्रॉसओवर होना चाहिए। अगर आपको फार्म में या मंथली में एंट्री लेनी है तो वीकली का क्रॉसओवर होना नहीं होना इंपॉर्टेंट या मैटर नहीं करता है। आप वीकली को पूरा ऑप्शनल रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीकली में कुछ अच्छा मिल रहा है क्रॉसओवर तो बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट एंट्री वाला कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वीकली को पूरा स्किप कर सकते हो। अगर आपने नियत की हो मंथली की तो फौरन आप चले जाओ डेली में। अब डेली में ना आपको 3 चीज मिलेगी, ठीक है। हम तीनों सिनारियो डिस्कस करेंगे। अब एक बार नेक्स्ट करिए डॉक्टर साहब जी। अब डेली में पहला सिनारियो ये है कि मंथली में आपने नियत तो कर ली है लेकिन क्रॉसओवर डेली पे हुआ नहीं है, तो ये सबसे बेहतरीन और अव्वल केस होता है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में जब भी क्रॉसओवर होने वाला होगा उसमें एंट्री ले सकते हो और डाल के भूल जाना है। देखना नहीं है कि वीकली में सनफ्लावर बन रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है वीकली अप हो सकता है वीकली डाउन हो। अगर डाउन हो रहा होगा तो वो कुछ महीने तक आपको सताएगा, लेकिन उसके बाद बड़ा सा बूम देगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि CCI क्रॉसओवर डेली में हो चुका है। एक बार नेक्स्ट कीजिए डॉक्टर साहब प्लीज जी। ये हमारी दूसरी कंडीशन है जो कि एवरेज कंडीशन है। CCI क्रॉसओवर हो चुका है, जैसे कि आपने देखा नवंबर में स्टॉक को लेना है और आज दिसंबर की 8 तारीख में आप देख रहे हो कि CCI क्रॉसओवर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या वो CCI क्रॉसओवर 0 लाइन के नीचे है? अगर हाँ तो आप उसमें चढ़ जाइए फिर भी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है, नेक्स्ट करिए डॉक्टर साहब, जहां पे डेली CCI क्रॉसओवर हो चुका है और एकदम टॉप पर है, तो वैसे केस में आपको वेट करना है प्रॉपर क्रॉस डाउन का और नए फ्रेश क्रॉसओवर पे ही आपको बैठना है। आ गया समझ में? सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है ये चीज। अब मैं आपको बता दूं डेली में ना बहुत सारे सीड्स बनते जाएंगे, इसकी भी मैंने एक स्लाइड रखा हूँ लास्ट में, उसको भी हम देखेंगे। तो हमने मंथली की टैक्टिक्स में क्या समझा है कि मंथली क्रॉसओवर है तो सबसे बेस्ट सिनारियो क्या है, जो फ्रेश डेली CCI क्रॉसओवर हो रहा है हम उसमें बैठेंगे, हम वीकली को स्किप कर देंगे। अगर वीकली में आपको वीकली क्रॉसओवर पेंडिंग भी मिल गया तो वाह वाह चीज है वो आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं डॉक्टर साहब। अब हम टैक्टिक्स देखते हैं, अगर हमें वीकली में कहीं पे एंट्री करना हो तो उसके क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन मंथली की वहां पे ब्लेसिंग्स होनी चाहिए मैंडेटरीली। अगर मंथली क्रॉसओवर हो चुका है ना तो एग्जाम्पल 1 में आप देखोगे, 2 बार नेक्स्ट कीजिए डॉक्टर साहब, कि किस तरह अच्छे से क्रॉसओवर मिलता है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे मंथली का क्रॉसओवर का सपोर्ट है ना तो बड़े अच्छे सनफ्लावर बनते हैं मेरे दोस्त। और सेकेंड पॉइंट भी देखोगे कि नया क्रॉसओवर होने वाला है, आप कॉन्फिडेंटली उसमें ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो 0 लाइन के नीचे है या 0 लाइन के ऊपर है, लेकिन 100 लाइन के नीचे में ही क्रॉस ट्रेड करिएगा, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है। और अगर
मंथली क्रॉसओवर नहीं हो और तब आप सीसीआई के वीकली में जा रहे होगे ना, तो आप ट्रैप होगे। अब कैसे ट्रैप होगे उसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए। डॉक्टर साहब नेक्स्ट कीजिए जी। थर्ड एग्जांपल और एक और बार नेक्स्ट कर लीजिए, जहां पे आप देखोगे कि किस तरह सीसीआई ने ना थोड़ा सा टच किया रेड लाइन को, और टच करने के फौरन बाद उसने रिवर्सल ले लिया। क्यों रिवर्सल ले लिया? क्योंकि समंदर का पानी में लहर है ही नहीं। लहर होती तो लहर की जोरदार इतनी ताकत होती कि वो आसानी से वीकली पे भी आपको पार करवा देती। जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे सेकंड थर्ड स्लाइड पे वो वेव्स देखी थी ना, तो वो वेव्स समझाने का ये कोर रीजन था। और जो फोर्थ वाला एग्जांपल देखोगे तो एकदम छू के उसने रेड लाइन को रिवर्स ले लिया है। तो आपको वीकली में अक्सर ऐसे केसेस में फेल होते हुए दिखेंगे। अब हम देख लेते हैं वीकली की टेक्टिक्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, 3-4 बार नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए जी। अगेन हमने सेम सेटअप, बस रुक जाइए डॉक्टर साहब, बस आप थोड़ा एक बार बैक कर लीजिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जी। मंथली क्रॉसओवर वीकली के लिए मैंडेटरीली होना चाहिए। अगर है तो बेस्ट केस क्या है? क्या बेस्ट केस ये है कि एक ऐसा हो सकता है कि आज आपने सनफ्लावर में बैठना है, आपने देख लिया वीकली मंथली क्रॉसओवर भी है, अब आप चले जाओगे वीकली पे। अब क्या वीकली क्रॉसओवर पेंडिंग है? हाँ पेंडिंग है, तो भाई मत छोड़ना वैसे क्रॉसओवर पे। वैसे क्रॉसओवर में अगर आपको डेली क्रॉसओवर भी मिलता है फ्रेश वाला, हाँ नया, तो आपके लिए ये वाह वाह और ये बेस्ट टू बेस्ट कंडीशन है। और इसमें आपके रिटर्न्स 5-6% से ऊपर हो जाएंगे या 10% से ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, हमको लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोचना है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, एक बार फिर बैक नेक्स्ट करिए डॉक्टर साहब, कि डेली क्रॉसओवर हो चुका है। अब डेली क्रॉसओवर अगर हो चुका है तो क्या वो क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे है? अगर जीरो लाइन के नीचे है डेली में, तब भी आप वो क्रॉसओवर होने के बाद भी चढ़ती ट्रेन में चढ़ सकते हो, क्योंकि एक वीकली में कई डेली के अंदर अप एंड डाउन हो गए, तब जाके वो वीकली बनेगा। और लास्ट केस अगर आपका फर्स्ट केस में वीकली में ये होता है कि वीकली क्रॉसओवर पेंडिंग है लेकिन डेली क्रॉसओवर एकदम टॉप पे है, तो आप वेट करोगे डेली को नीचे आने के लिए, और जब डेली क्रॉसओवर होगा तब आप उसमें चढ़ जाओगे, क्योंकि डेली का पंप ही आपको वीकली में देगा। जो लहरें हमने देखी थी ना, डेली से 15 मिनट से शुरू होती है, फिर वो जाती है डेली पे, फिर वो वीकली पे, फिर वो मंथली पे। अब सेकंड केस हमारा होता है, एक बार नेक्स्ट कीजिए डॉक्टर साहब, एवरेज केस, जहां पे वीकली क्रॉसओवर हो चुका है लेकिन वीकली क्रॉसओवर की सीसीआई की लाइन है ना लेस देन 100 है या फिर लेस देन 0 है। अगर वैसे केस भी है तब भी मैं +100 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा सीसीआई में 3 लाइन होती है, 0 लाइन होती है, -100 होती है और ऊपर की +100 होती है। तो अगर वीकली सीसीआई आपको क्रॉसओवर हो चुका है और 100 के नीचे है और या फिर 0 लाइन के नीचे है, तब भी आपका बेस्ट केस है। फिर आप चले जाइए डेली को देखने में और तीनों कंडीशन के हिसाब से बेस्ट एंट्री ले लीजिए। सबसे वाहियात एंट्री होगी कि वीकली क्रॉसओवर हो चुका है और वो 150 के ऊपर है और तब आप एंट्री ले रहे हो। तब आप रोगे कि मेरे सनफ्लावर लेने के बाद भी 4 हफ्ते हो चुके हैं, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों परफॉर्म करेगा? आपकी टैक्टिक्स ही बराबर नहीं है। आप ऐसे समंदर में कूद के चुके हो जहां पे पानी शांत हो गए, तो फिर धक्के लगाओ अपने आप को। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। अगर नहीं समझ रहा है तो रिवाइंड मोड पे देखना, ये बहुत ही आसान है। बस 1-2 हफ्ते की प्रैक्टिस से ना ये आपको जुबान पे याद हो जाएगा, है ना, और आपकी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट होगी किसी भी स्टॉक में। नेक्स्ट स्लाइड पे करिए डॉक्टर साहब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीड्स पे। अब सीड्स पे मैं मिसाल के तौर पे ये कहूंगा कि आपको मंथली की भी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए और वीकली की भी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। और मैं हमेशा सीड्स की जब बात होती है ना, तो मैं फादर, मदर और चिल्ड्रन का एग्जांपल देता हूँ। किस तरह मंथली रोल प्ले करता है एक बाप का, वीकली रोल प्ले करती है एक माँ का। अब आप मुझे बताइए, आपका बच्चा माँ बाप के सामने खेल रहा है, तो अगर बच्चे के साथ कुछ हादसा होगा तो माँ बाप इमरजेंसी के लिए क्विक एक्शन आसानी से ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? आसानी से ले पाएंगे। अगर वैसी कंडीशन में माँ बाप नहीं है और तब बच्चे के साथ हादसा हुआ, तो भाई पराए बच्चे को कौन ही संभालेगा? पड़ा रहेगा वो बेचारा, है ना। तो ये अश्योरिटी हमें चाहिए होती है। तो आप देखिएगा, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो माँ बाप के सामने अलग ही होता है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बच्चे को मार ले वो अपने माँ बाप के सामने, है ना।
क्योंकि बच्चा भी खुश होता है वैसे टाइम पे। उसी तरह बच्चा यहाँ पे हमारा सीड्स है, और सीड्स में आपको तब एंट्री लेनी है जब सीड्स के माँ बाप भी साथ में है, डेली के माँ बाप भी साथ में है। वैसे केस में बच्चा खूब झूला झूलेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और बड़ा बड़ा झूला झूलेगा, और झूला झूलने के रिजल्ट कुछ इस तरह आएंगे कि आपको 10 से लेके 30% तक का रिटर्न सिर्फ सीड से डेली से ट्रेड करके मिल जाएगा। अब डेली में किस तरह हम एंट्री ले, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे एक एक एग्जांपल। मैं बता दूं, रिवाइज करवा दूं, डेली के लिए हम CCI 30 और 9 लेंगे। एग्जांपल 1 में देखिए, जो भी ट्रेड आपको जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर मिल रहा है, कूद जाइए उसमें, ठीक है। अब हो सकता है क्रॉसओवर हो चुका है, लाइन ब्लू लाइन ऊपर है, फिर भी जीरो लाइन के नीचे, तब भी आप उसमें एंट्री ले सकते हो। और जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर आप देखोगे कितने फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, वहां पे हो सकता है माँ चली गई हो या फिर हो सकता है बाप चला गया हो, और ऐसे केस में बहुत रिस्की सीड्स होती है, और यही फिर आपके पापी स्टॉक्स बन जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, जहाँ पे ग्रीन लाइन मार्क किया गया है वो सबसे बेस्ट एंट्री है, और जहाँ पे रेड लाइन मार्क किया है आप, और हाँ सीड्स में हो सकता है 2-3 बार वो आपको एंट्री और एग्जिट दे, लेकिन हमें सीड्स में गोल्स के साथ उतरना है मिनिमम। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप सीड्स में 20% की नियत लेके उतरे, सीड्स में 5% की नियत लेके उतरे, सीड्स में 10% की नियत लेके उतरे, या फिर 3% की नियत लेके उतरे। क्यों? क्योंकि आपको शुरू बेसिक से ही करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप खुद इंशाल्लाह 10, 15, 20, 25% निकालेंगे, है ना। तो थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं डॉक्टर साहब जल्दी से। जी, थर्ड एग्जाम्पल भी देखिए, जितने भी क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हुए हैं, और ये जो क्रॉसओवर आपको दिख रहा है ना इतना टॉप पे गया है थर्ड एग्जाम्पल में, ये नई भी नहीं बोलू ना मैं, 21, 22, 25% रिटर्न देता है। और जितने भी 100 लाइन के ऊपर डेली में क्रॉसओवर होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमेशा अवॉइड करना है आपको ऐसी एंट्री। और एग्जाम्पल फोर्थ में भी देखोगे, हो सकता है जीरो लाइन के नीचे 2 बार क्रॉसओवर और क्रॉस डाउन हो जाए, कोई बात नहीं, क्रॉस डाउन हो गया हम चुपचाप से निकल जाएंगे, वापिस से क्रॉस ओवर हो गया फिर से हम निकल गया। जो आपको लॉस अगर हुआ होगा ना अगर फर्स्ट एंट्री में, तो देखिए नेक्स्ट मूव कितना बड़ा हुआ, और वो ये मूव देख के मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस से कि ये आराम से 15 से 20-25% का रिटर्न दे दिया होगा, ठीक है। तो सीज की ये टैक्टिक्स है। सबसे पहली टैक्टिक के माँ बाप का बच्चों के सामने होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब माँ बाप कोई भी लेवल पे हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कहीं पे भी हो, क्रॉसओवर CCI की रीडिंग्स भी कहीं पे भी हो, बस माँ बाप सामने होना चाहिए और हमें कम नियत से जाना है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं मंथली जी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पे बताया, जिस तरह मैंने बताया अगर बाप भी राजी है माँ भी राजी है तो बच्चे जीरो लाइन के नीचे बेहद अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और मैं इसको 5 स्टार ट्रेडिंग कहूंगा। 5 स्टार ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि इसमें आपका रिस्क भी बहुत कम होता है, और सीड से ना आप आपके डेली के खर्चे आराम से बेहद अच्छे तरीके से 10 से 25% तक का रिजल्ट निकाल सकते हो। मैं चाहता था ना 30 भी बोल सकता हूँ, मैंने 30 भी निकाले, डॉक्टर साहब ने खुद ने 29-30% तक का शायद निकाले हैं। तो इतना बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है। अब अगर मंथली क्रॉसओवर है लेकिन उस बच्चे की मां नहीं है, तब भी बाप के राज में ना वो बच्चा थोड़ा बहुत फल फूल जाता है, और वो आपको 5% से लेके 8% तक का रिटर्न दे देगा। लेकिन कंडीशन अगेन वही है कि जीरो लाइन के नीचे आपको पकड़ना है, और इसे मैं कहता हूं 3 स्टार ट्रेडिंग, ठीक है। कि प्रॉफिट तो दे देता है लेकिन आपको अपर बैंड नहीं पकड़ना है कि शादाब ने बोला था कि 8% तो मैं 8 तक का वेट करूं, नहीं। सीड्स में अनसर्टेनिटीज बहुत होती है, कम ही नियत से जाइए। और जब दोनों ना हो तो आपको तब भी सीड्स फायदा देती है, लेकिन 0 से 5%, लेकिन वो सीड्स आपको ट्रैप करती है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमें थर्ड वाले केस में तो बैठना ही नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है ना तो ही आप सेकंड वाले केस में 3 स्टार में जाना, नहीं तो 5 स्टार वाला ही ट्रेड सीड्स के लिए बहुत ही उम्दा है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं सेकंड और थर्ड प्रेफर नहीं करता हूं, मैं हमेशा फर्स्ट को ही क्यों प्रेफर करता हूं, उसको मैंने समझाया है नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसको कुछ इस तरह समझाया है। डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे ये है, कोई बात नहीं। एग्जिट टैक्टिक्स हमने कोई स्लाइड स्किप की है डॉक्टर साहब, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, माय बैड, सॉरी जी।
जी मैं चला एग्जिट जाता हूँ, टैक्टिक्स हम देख ले। चला जाता हूँ ना इधर। हाँ हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ मुझे ये बताना था क्यों मैं सीड्स में उन सबको प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे मंथली क्रॉसओवर है ना, ऑलमोस्ट 1.2 ईयर्स, ये ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए। 14 महीने में ना आपको 2 बार तो एंट्री दे देगा। तो 2 बार अगर मंथली में एंट्री मिल सकती है तो आप कितने आसानी से सुकून से बैठ सकते हो और 14 महीने तक, या फिर अराउंड पकड़ लीजिए 1.4 1.5 ईयर्स पकड़ लीजिए, तब तक आपका आराम से पैसा 50%, 150-200% इंशाल्लाह आसानी से हो सकता है। और कम से कम आपको ना 7 मंथ देना है अपने मंथली क्रॉसओवर को परफॉर्म करने के लिए। उस पे घाई नहीं करना है, साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना है। उन दौरान बहुत सारे डेज होंगे, बहुत सारे वीक्स होंगे और निकल जाएंगे और कई तरीके की न्यूज आएगी और हो सकता है 2 टाइप के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आके चले गए होंगे, लेकिन आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। 1 साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं और 4 बार में से हो सकता है 3 बार रिजल्ट गंदे और 1 बार रिजल्ट ऐसे हो कि स्टॉक 150% निकल जाए, है ना। तो पेशेंस रखना है, सेटअप पे भरोसा करना है। वीकली क्रॉसओवर की बात करूं, वही 1.2 इयर्स में 3 से लेके 5, 6, 7, 8 तक का वीकली क्रॉसओवर होते हैं, लेकिन आपको हमेशा शुरुआती वाले ही वीकली क्रॉसओवर को एंजॉय करना है। बाद वाले भी रिटर्न देते हैं, लेकिन रिटर्न की परसेंटेज है ना कम होते जाता है, ठीक है। और आप वीक में भी अगर एंट्री ले रहे हो ना, तो कम से कम 7 वीक तो आपको देना है वीक को परफॉर्म करने के लिए। और अगर मैं डेली की बात करूं तो 1.14 महीने में तकरीबन 8 से लेके 36, ये नंबर 36 तक का था, मैंने तो 24 लिखा है ताकि आप बहुत ज्यादा ग्रांटेड ना ले लो। 24 तक की सीड्स बन जाती है। तो अगर एक सीड्स आपसे छूट गई तो क्या ही चले जाएगा। आप 24 में से पकड़ लीजिए, यू एग्जांपल ले लीजिए, 20 सीड्स में माँ बाप का साथ नहीं होगा या किसी एक का साथ होगा। अगर 4 सीड्स को भी आपने पकड़ लिया ना जिसमें माँ बाप का साथ हो, मतलब मंथली भी अप हो और वीकली भी अप हो, यकीन मानिए जो मंथली में रिटर्न आप निकलने वाले हो ना, उसका 25% रिटर्न आप सीड से निकाल लोगे, मतलब एक्स्ट्रा। तो आप सोचिए कंपाउंडिंग कितनी अच्छे तरीके से होगी। जो आप अपनी सर्फिंग बोर्ड मंथली पे भी चला रहे हो, वीकली पे भी चला रहे हो और डेली पे भी चला रहे हो, माशाल्लाह आपका अकाउंट ग्रो होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, सीसीआई टूल्स जितने भी होते हैं इंडिकेटर्स, ये लैकिंग इंडिकेटर्स होते हैं, तो हमें इन्हें ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। और पर्सनली मैंने अपने स्टडीज में देखा है, सीसीआई 300 के पार जाने के बाद फॉल सिग्नल देता है। क्यों फॉल सिग्नल देता है? क्योंकि ये मोमेंटम ऑसिलेटर रेंज बाउंड वाला टूल है, इसको एक दायरे के अंदर ही रह के परफॉर्म करना होता है। इसलिए एक वक्त बाद ये फॉल्स रीडिंग देना स्टार्ट हो जाता है और ये साइडवेज में भी फॉल्स रीडिंग देना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे केस में हम डाइवर्जेंस को देखिए, ऐसे केस में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए, ऐसे केस में हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को देखिए और उस हिसाब से एग्जिट ले लीजिए। और मेरा स्टडी कहता है आपको आरएसआई भी ऐसे टाइम पे गलत ही दिखाएगा, एमएससीडी के भी कभी कभी हिस्टोग्राम वियर्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम जल्दी से प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं और हमारी एग्जिट टेक्टिक्स को समझते हैं। किसी ऊपर टॉप पे क्वेश्चन था राइट, कि किस तरह हम हमारे एग्जिट को ले। तो पहला तो सिंपल तरीका है, आप सीसीआई क्रॉस डाउन पे निकल जाए, ठीक है। अब सीसीआई क्रॉस डाउन कभी भी हो सकता है, वो सीसीआई 300 पे हो सकता है, सीसीआई 400 पे हो सकता है वो फॉल्स वाला भी हो, लेकिन जितना मैंने देखा है आपको तब तक है ना 150-200% रिटर्न मिल चुका होगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कोई ग्रुप में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके अकाउंट में 150% है और वो प्रॉफिट बुक ना किया होगा। हमको तो 30-40% मिल जाता है ना, हम बुक करके भाग जाते हैं ना। लेकिन जो नुक्स निकालने वाले होते हैं, जो डीमोटिवेट करने वाले होते हैं ना, वो जबरदस्ती बोलेंगे। तो उनसे आप खाली पूछ लेना कि आपने वो 400% राइट भी किया है, अगर आप बोल रहे हो अपने यहाँ पे निकल गया तो कोशिश करिए मिनिमम 40% गोल के साथ उतरिए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 40 मल्टीप्लाई बाई 2 या 3 कर लो, जितना होता है ना उतना परसेंट तो आपको इंशाल्लाह रिटर्न आना ही है इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा यकीन कहता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर भी किए ग्रुप में, है ना, जहाँ पे खुद आप देख सकते हो किसी स्टॉक में 170 है, किसी में 90 है, और ये 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बन जाते हैं। और दूसरा होता है
कि आप MACD क्रॉस डाउन पे चुपचाप निकल जाइए, हो सकता है थोड़े रिटर्न्स कम हो जाए। ये आपकी दो मतलब जो एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट लगे, लेकिन इन सबसे भी सबसे ज्यादा अच्छी एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आपका गोल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। कभी भी पूरा पैसा एक एग्जिट पे कभी नहीं निकालना। मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, मार्क माइनर विनी के प्रिंसिपल्स, वो कभी भी टॉप को नहीं पकड़ पाए, ना ही वो कभी बॉटम को पकड़ पाए, और ना ही वो बोलते हैं मैं इंटरेस्टेड हूं, पर ना ही वो टॉप पे सारे सेल करते हैं। वो अपने गोल्स के साथ जाते हैं और उनके सिस्टम में कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग होती है 25% से। तो वही स्ट्रैटेजी मैं भी अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मुझे लगता है स्टॉक ने बॉटम से मिड पे आ गया है तो मैं 25% निकाल देता हूँ। कब? जब कप एंड हैंडल, पीनट पैटर्न, कोई भी XYZ का पैटर्न ब्रेकआउट हो, तब मैं 25% उस बड़े पंप में निकाल देता हूँ। फिर वो रिटेस्ट करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई पे, फिर मैं और 25% निकाल देता हूँ। इस तरीके से ना आपके अकाउंट में पैसे आते भी जाएंगे, आप नए ट्रेड्स लेते भी जाओगे और आपकी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट नहीं होगी। तो गोल बेस करिए, जरूरत के हिसाब से आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करिए। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। परफेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, इतना समझाने के बाद पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ा माफी चाहूंगा, मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि ये सेशन में 45 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर लेंगे और शाम में आपको इसका पनिशमेंट देना पड़ेगा, रात में आपको सेशन क्वेश्चन आंसर आना पड़ेगा। जी जी, मैं देख रहा हूँ ये ऑलमोस्ट शायद से 1.5 घंटा चला ही गया है, माफी चाहूंगा, लेकिन आई होप आपको सीखने मिल रहा हो। यू आर द मोस्ट वांटेड स्पीकर भाई फिलहाल आज के टेलीग्राम के हमारे चैनल्स पे। प्लीज कैरी ऑन। परफेक्ट। तो ये स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड है दोस्तों। अब तक का हमने सब तक सीखा ना, जितने भी मैंने भाषण दिया है, जहां से भी कुछ भी कोट किया है, वो सिर्फ आता है 30% के अंदर। पूरा बिजनेस एनालिस्ट को आप 10% दे दीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस को आप 10% दे दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को आप 10% दे दीजिए। बाकी का 70% है ना सर, वो आपकी साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी किस तरह ट्रेन करना है, ये शायद मतलब मैं इतने आसानी से ना समझा पाऊँ जितने आसानी से मैंने बिजनेस एनालिसिस कर लिया है, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है। लेकिन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के जर्नी में। अगर आप जितने भी बड़ी हस्तियां देखोगे मार्केट में, उन्होंने ट्रेडिंग पे अगर स्ट्रैटेजी पे बुक बनाए हैं ना, तो उनकी एक बुक है ना साइकोलॉजी पे भी होगी कि किस तरह आपको विनिंग माइंडसेट रखना है, किस साइकोलॉजी से आपको चलना है। और जिस किसी ने भी इस साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया ना, उसके रिटर्न्स मल्टीफोल्ड होना ही है। बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको रिटर्न बना के नहीं देगी, बेस्ट साइकोलॉजी आपको रिटर्न बना के देगी। तो अब साइकोलॉजी है क्या? तो साइकोलॉजी हम कहते हैं जब हम ट्रेड ले रहे हो तो हमारा राइट माइंड सेट हो। अगर ट्रेड लेने के बाद हमारे पास प्रॉपर पेशेंस हो, पेशेंस के साथ हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। अब डिसिप्लिन को फॉलो करना मतलब प्रॉपर टेक्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन में बताया गया है, कब बेस्ट एंट्री होती है, कब एवरेज एंट्री होती है, उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं और खुद की कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं। पेशेंस का मतलब ये भी होता है, एक स्टॉक जब आप मंथली के लिए जा रहे हो 14 महीने आसान नहीं होगा। 14 महीने में कई क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और कई गंदी न्यूज आएगी, कई रिपोर्ट आएगी, कई चैनल्स वाले लोग आपको डराएंगे। लेकिन आपको आपके सेटअप का कन्विक्शन होना चाहिए, आपको जल्दी लॉस बुक करके उसमें से नहीं निकलना है। ये सब चीज आपको साइकोलॉजी के अंदर आती है। आपको प्रॉपर सेटअप के हिसाब से चलना है, आपको आपके इमोशंस मैनेज करने हैं, राइट। हम जैसे रिटेलर ना मोस्टली गलत डिसीजंस इमोशंस के चलते ही लेते हैं। हमने सुन लिया कि शादाब भाई ने बताया था कि रियलिटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि क्रिस वुड ने भी बताया था, तो क्रिस वुड तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो चलो हम भी इमोशंस में बह गए, हम भी रियलिटी सेक्टर को पकड़ने के लिए चल पड़े। तो वो इमोशंस बेहद गलत है। वैसे और वैसे टाइप के डिफरेंट इमोशन भी होते हैं। कभी कभी हैप्पी वाला इमोशन होता है, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम डिस्गस्ट हो जाते हैं। डिस्गस्ट मतलब परेशान हो गए यार, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। कभी कभी जेलस भी हो जाता है कि मेरे दोस्त ने TCS से, मेरे दोस्त ने केमिकल स्टॉक से इतना % रिटर्न निकाला, मैं भी इसमें एंट्री लूंगा, और आपकी एंट्री गलत हो जाती है। आप एंगर के इमोशंस लेके आ जाते हो, आप गिल्ट लेके आ जाओगे,
और किसी स्टॉक को आप भागते हुए देख रहे हो और किसी ने इसको कवर कर लिया है टीवी पे, जैसे क्या टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ ही देख लो, कितना हाइप था, बाप रे, लोगों की नींद उड़ गई थी कि आईपीओ मिला है या नहीं। भाई दुनिया में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है मेरे दोस्त करने के लिए, है ना। अपने फोमो को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। मैं मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब आईपीओ वगैरह में, जो मेरी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, जो मेरे इमोशनल को चेंज करते हैं बदन के, जो मेरे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप भी रिटेल जैसा मत बनिए, ठीक है। खुशखबरी है कि आईपीओ आ रहा है भाई, आपके लिए नहीं आ रहा है, वो खुद के फायदे के लिए आ रहा है आईपीओ, ठीक है। तो अपने साइकोलॉजी पे वर्क करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आपको लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को एक्सेप्ट करिए, रेवेंज ट्रेड करने मत जाइए। मार्केट ने मुझसे 2 लाख रुपया लिया है, मैं 15 लाख डालूंगा लोन लेके यहाँ से वहां से यहाँ से, और मैं मेरा 2 लाख रिकवर करूंगा। यकीन मानिए, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, आप फटका खाओगे, और इतना बुरा फटका खाओगे कि आप हिल जाओगे। और शुरुआत में डॉक्टर साहब ने बताया 6 से 7 एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 2013 से मार्केट में हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली, आप सीख ही सकते हो मेरे से, आइडिया मिल ही सकता है आपको जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ। शायद मेरा कन्विक्शन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, और मेरा खुद का पर्सनल ये है, मैंने कई बुक्स पढ़ ली है, और वो बुक्स पढ़ने के बाद है ना, मुझे रियलाइज हुआ, शादाब तू बिना साइकोलॉजी के आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तू दुनिया का बेस्ट सेटअप लेके आ जा, तू हारेगा वहां पे। जब तक तेरी साइकोलॉजी अच्छी ना हो, तब तक तुम मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आज ट्रेडिंग से आप 7 ट्रेड में मुनाफा कर ले हो, 3 ट्रेड आपके ऐसे आ जाएंगे, सातों के पैसे वाइप आउट हो जाएंगे, फिर आप सर को लेके बैठ जाओगे, फिर से आप शुरू से शुरू करोगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं भी उन सब बुक पे गवाह रख के बोलता हूँ, साइकोलॉजी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ना ही इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आपको लॉसेस होते हैं, लॉसेस को एक्सेप्ट करिए, रिकवर करने के लिए मत जाइए, प्रॉपर डिसीजन लीजिए, अपने आप को बेटर डिसीजंस लेने के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजंस लीजिए, और इमोशंस ड्रिवन डिसीजन मत लीजिए। किसी की बातें मत सुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। सेबी भी बहुत प्रेशर डालते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर पे कि आप लोगों को टिप्स देना बंद कर दीजिए, इनडायरेक्ट इंडिकेशन देना बंद कर दीजिए। ये सच में आपके अच्छे के लिए ये सब कहा जा रहा है ना। और कभी भी आप एंट्री लेते हो तो बहुत ज्यादा आप जज मत कर लीजिए अपने स्टॉक्स को और अपने कन्विक्शन को। सबसे इंपॉर्टेंट कन्विक्शन बिल्ड करिए, और कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए ही आपको बिजनेस एनालिसिस दिया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस दिया जाता है। साइकोलॉजी में कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इतनी ज्यादा मैटर करती है कि कंसिस्टेंसी से अगर आपने ना 10% भी कमा लो ना, तब भी आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न जो होगा ना, वो 90% से ज्यादा कमाने से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 90% वाला ना गवाया भी उतना होगा, लेकिन कंसिस्टेंट वाला भले ही थोड़ा कम पैसे कमा ले, लेकिन सुकून वाली जिंदगी उसकी होगी। साइकोलॉजी पे मतलब क्या ही मैं बात करूं, मेरे पास इस पे डिग्री नहीं है, लेकिन जितना मैंने आपको समझाया है ना, ये बुक से समझाया है। और ये बुक्स का नाम क्या है? ये ब्रेट स्टिनबर्गर की बुक है, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक बुक हो गई। सेकेंड हो जाती है मार्क माइनरविनी की माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। आप देखिए क्यों मार्क माइनरविनी आज माइनरविनी है, उसके टैक्टिक्स की वजह से तो है ही, लेकिन मेन रोल साइकोलॉजी प्ले करते हैं। साइकोलॉजी में और भी कुछ अच्छे टर्म्स आते हैं, जैसे क्या गोल बेस आपका अप्रोच होना चाहिए, आपके डिजायर्स अच्छे होने चाहिए, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, आपके एटीट्यूड्स अच्छे होने चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए अपने आप में, अपने सिस्टम में, और जो फेथ के थ्रू आप एक्शंस ले रहे हो वो डिसीजंस अच्छे होने चाहिए। डिफिकल्टीज आएंगे, आपको अपने रिस्क प्रॉपर मैनेजमेंट लेना है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, अच्छी हैबिट्स बनाना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देखना है, और अगर मार्केट पीटता है, तोड़ता है आपको, तो उसको एक्सेप्ट भी करना है। कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिन्होंने लॉस बुक नहीं किया है। लेट राकेश झुंझुनवाले की भी आदत ये थी सर की कि वो हमेशा बॉटम फिशिंग करते थे। उन्होंने टाटा मोटर्स में ऐसी जगह पे बॉटम फिशिंग की है बिजनेस एनालिसिस को देख के, जहां पे उनके नेट प्रॉफिट माइनस से भी माइनस में थे, और डेप्थ तो इतनी थी कि पूछो ही मत, ऐसा लग रहा था कि टाटा मोटर्स बंद ही हो जाएगी।
लेकिन उस टाइम पे कन्विक्शन आना, साइकोलॉजी पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप झुनझुनवाला सर के स्टॉक्स भी देखोगे तो सारे स्टॉक्स उन्होंने लिए ना, 60% स्टॉक्स उनके फेल हुए हैं, लेकिन जो 30% पास हुए हैं उन्होंने उनको बिलियनर मिलियनर बना दिया। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, हमसे बड़े लोग ने भी अच्छे साइकोलॉजी पे, ये बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पे इन्होंने अच्छे रिटर्न शायद नहीं बनाए पाए होंगे। और इनका रिजल्ट से ये भी पता चलता है कि 10 में से 6 से ट्रेड फेल हो सकते हैं। मैं भी कहता हूं हमारे भी ना 10 में से 6 ट्रेड फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर 4 अच्छे सक्सेसफुल हो गए प्रॉपर साइकोलॉजी के ब्लेसिंग से, तो आपके जो रिटर्न्स होगे ना, वो झुनझुनवाला सर के टाटा मोटर्स जैसे हो गए, टाइटन जैसे हो गए, वॉरेन बफेट सर के भी एप्पल्स के जो रिटर्न्स है, जो दिग्गज जो स्टॉक्स उन्होंने बिलियन से ज्यादा पैसे कमा के दिए, वो सब उनकी प्रॉपर अच्छी साइकोलॉजी और अच्छे हैबिट से आए। उन्होंने अपने लॉसेस को जल्दी कट किया है, लॉसेस को बढ़ाया नहीं। अगर आप अपने लॉसेस को ही कम करना कट कर दोगे ना, तो आपके प्रॉफिट में अकाउंट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज का पूरा सेशन कंक्लूड करता हूँ, और मेरी दरख्वास्त होगी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो टेलीग्राम पे चैनल है वहां पे एजुकेशनल कंटेंट बताया जाता है, उसको जाके देखिए, उसको सुनिए, और हो सकता है ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाए तो फास्ट फॉरवर्ड पे एक और बार इसको टैक्टिक्स वाला सेक्शन पे गौर करिएगा, और कोशिश करिए जो आपको सर्फिंग बोर्ड दी गई है स्ट्रैटेजी कैप्सूल 2.0 की तरफ से, उससे आप अच्छे से अच्छे वेव्स राइड करें, अच्छे इंसान बनिए। और साइकोलॉजी पे मैं एक लास्ट कमेंट दे दूं, आपका मजहब ही आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बताए ना आपको, गोल, डिजायर, एटीट्यूड, फेथ, ये सब मैंने हमारी रिलीजियस बुक से ही उठा के बताए, और यही सब बुक्स की बात है ना, ये सब बड़े बड़े लोगों ने बुक्स में की है। क्या प्यारा रिलीजन से जो पेशेंस सिखाता है, क्या प्यारा रिलीजन से जो डिसिप्लिन सिखाता है, अच्छी हैबिट सिखाता है। साइकोलॉजी में ये भी है कि अच्छे इंसान के साथ अच्छे हैबिट्स बनाइए, सुबह सुबह जल्दी उठिए, सही टाइम पे सही काम करिए। हमारा रिलीजियस भी ये सब चीज बताता है, इनफैक्ट सारे रिलीजियस ये अच्छी साइकोलॉजी बताते हैं, लेकिन हमें फैंसी आइटम के पास जाना है, और फैंसी आइटम आपको बर्बाद कर देंगे। अगेन बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अगर आप यूट्यूब पे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और आप यहाँ तक के जुड़े हो, तो जज़ाकल्लाह आपके टाइम का। मुझे उम्मीद है ये बिताया हुआ टाइम बहुत अच्छा आपका जाएगा, और इंशाल्लाह बेहद अच्छा रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइम पे मिलेगा। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। जी सर, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, दो क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि यूट्यूब क्लियर रहेगा। मैं हाफिज साहब का क्वेश्चन का लेता हूँ। हाफिज साहब फ्रॉम आंध्रा, आप एक क्वेश्चन पूछें, और जी पूछें, आप बीच में पूछें क्वेश्चन। हाफिज साहब, आपको मैंने म्यूट से अनम्यूट कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट में पूछे क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। हाफिज साहब, स्मॉल क्वेश्चन। जी, वो आप डाइवर्जन का बता रहे थे ना, उसमें कैसा मैनेज करना है और उसको कैसा पकड़ना है, जैसा कि वी और यू शेप्स के अलावा जो बीच में मिडिल डाइवर्जन्स थे ना, जो फॉर एग्जांपल सीड्स में जो है ना, तो उसमें कैसा एंट्री और एग्जिट करना है, या सब्र से बैठना है? शादा भाई, इनका क्वेश्चन मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये डाइवर्जेंस को ना सीड्स में देख रहे, जरा सा मिला रहे। हाँ समझ गया मैं। जी समझ गया सर मैंने। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप डाइवर्जेंस को मिलाते हो ना सीड्स में भी, तो डाइवर्जेंस जैसे बहुत बनते हैं, ठीक है। और हो सकता है डाइवर्जेंस आपको दिखे नहीं, कुछ भी हो, डाइवर्जेंस बने या ना बने, आपको टेक्टिक्स पता है। अगर सीड्स में जीरो लाइन के नीचे कुछ भी क्रॉसओवर बन रहा है ना, भाई कूद जाओ। नाराज, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और डाइवर्जेंस किस तरह बनाना है, अगर आपको वो डाउट है तो आप पिंग करिए ग्रुप में, मैं इंशाल्लाह आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं, आप वो वीडियोस को देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन ये भी था UVW पैटर्न को किस तरह हम ट्रेड करें, तो मैं पर्सनली कहूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे आप इस पैटर्न्स को देखने जाओगे ना, तो ये पैटर्न्स अक्सर फेल होते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में बड़ी बड़ी FII DII के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। तो वहां पे ना आपको बहुत एडवांस लेवल पे प्राइस एक्शन आने चाहिए, तब जाके आप वो पैटर्न से अच्छे खेल सकते हो, ठीक है। घबराओ मत, बहुत ही एपिसोड चलने वाले हैं, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। वी बनता बोल के कैसा मालूम, मतलब कैसा वो करना है हमें कि ये W वीडियो में बताया आपको। अच्छा, इस तरह से आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं कारी साहब।
आपके क्वेश्चन शॉर्ट रखें, मेहरबानी। ओके, पूरा सॉरी। डिटेल यूट्यूब पे आएगा, देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नासिर या निसार खान, आखिरी क्वेश्चन, या जिसका भी माइक म्यूट पे नहीं है वो क्वेश्चन पूछ ले, सेशन एंड करना है जी। चले, के खान आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते, के खान और निसार इजाज अहमद की कोई भी फौरन माइक जी पे अस्सलाम आके। वालेकुम। जी वालेकुम। जी शोएब भाई, जैसे कि आपने बताया कि जैसे जो पैटर्न है, तो अभी हमारे पास इतना फ्लो नहीं है, मतलब हम इतना सीख नहीं पाए कि अभी पैटर्न को पकड़ें और मतलब उसमें वर्क करें। ठीक है, जो अभी हमने जो RSI और CCI और MACD और इनका इंडिकेटर्स का यूज किया है, तो इनका जो श्योरिटी है ये कहाँ तक रहती है? मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे जस्ट देखने में आया मेरा कि जैसे गेल का जो अभी जुमेरात को मैंने लिया था, उसको ऑलरेडी मेरे पास था वो, जब उसको 132 पे वो था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें जब भी पॉजिटिव इंडिकेटर बता रहे थे, दैट्स इट जी, सॉरी, बुधवार को मैंने उसको देखा था तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे थे। और मॉर्निंग में जब मैं उसको जुमेरात के दिन मॉर्निंग में आया तब भी नेगेटिव बता रहे थे उसके, मतलब वो क्रॉस ओवर नहीं किया था, लेकिन इंस्टेंटली इतना ग्रो किया है उसने कि मैं बता नहीं सकता आपको कि वो मतलब 138 तक भी क्रॉस ओवर कर चुका था वो, जबकि मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर्स का सपोर्ट लिया था उसमें। जी जी, ये आपकी साइकोलॉजी अगेन यहाँ पे आती है। आपने क्विक रिएक्ट नहीं किया है, मार्केट में आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है जो पर सेकेंड वाइज मिनट वाइज डेटा देख रहे हैं, और उनके रिएक्शन से उनको जहां दिख गया है कि यहाँ पे लगता है मार्केट को उठाना है, वहां से वो उठा लेते हैं। और ऐसे टाइम पे आप देखोगे CCI का जो इंडिकेटर है ना, शार्प एकदम टॉप पे चला जाएगा अचानक से, और आपको लगेगा आपने मिस कर दिया है और आप फोमो के चलते उसमें एंट्री ले लोगे। लेकिन हमें छोड़ देना है वैसे स्टॉक, फोमो हमारे लिए नहीं है। और ये आपका क्वेश्चन सीट से रिलेटेड था सर या वीकली से रिलेटेड था? ये मेरा डेली से रिलेटेड था, मतलब शीट से। हाँ, तो डेली में तो सर ऐसे 50 बन जाएंगे ना, ऐसे कई पैटर्न्स बनते जाते हैं डेली में। मैंने आपको क्या बताया, तकरीबन 36 अप एंड डाउन होते हैं डेली में। अब उसमें से आप एक को पकड़ के रोगे तो वो गलत बात है ना सर। जी जी, शादाब भाई, वी विल कंक्लूड द सेशन हियर क्योंकि वी आर टॉपिंग टू द 2 आवर लिमिट नाउ। जज़ाकल्लाह खैर। शादाब भाई, मैं कैसे आपका शुक्र आसान करूं। संडे लाइव शुरू हुआ, कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसे भी शख्स आएंगे जो संडे को एक हफ्ते में एक बार के लिए देखता था। आज मैं भी बता रहा हूँ दिल से कि मैं चाह रहा हूँ कि काश हर हफ्ते में 2 संडे होते। ये क्रेडिट गोज टू यू, अल्लाह आसानी करे। और हमारे दोस्तों को जो जुड़े हैं सबको बता दूं, इत्तेफाक से मेरा आखिरी स्लाइड भी सरफर से रिलेटेड है। शादाब भाई, दिस स्लाइड डेडिकेटेड टू यू। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब जी जी, नहीं क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन आंसर रात के 10 बजे होगा। शादाब भाई खुद इंशाल्लाह अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। शादाब भाई, आप ही खुद टाइमर लगाओ, आप ही खुद कॉल लो। हो सकता है कॉल में आपके स्लाइड्स को दोबारा या आपके जो भी लाइव क्वेश्चन को चैट पे भी दोबारा दिखा सकेंगे। ओके डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। मेरा एक ये है कि जो अपन टेलीग्राम पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, उसमें जो है जो सिस्टम पे हम बैठते हैं या फिर मोबाइल से बैठते हैं, तो मोबाइल से कनेक्टिविटी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो फ्लो जो रहता है ना वो सिस्टम में अच्छा रहता है। मेरा मानना ये है, जिसके पास सिस्टम है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब वो गैप आ रही है, मतलब जैसे कनेक्टिविटी वो इशू पे हम करेंगे। हमारा वीडियो यूट्यूब पे जाता है, लंबा हो रहा है, तो आपकी सजेशन आफ्टर दिस कॉल। ओके, ठीक है। तो शादाब भाई, आपके लिए डेडिकेटेडली मैंने ढूंढ के निकाला, ये आप ही खड़े हैं, आप ही ने सर्फ बोर्ड बनाया है, और इस लहरों के साथ मैं और तमाम मेरे ऑडियंस आने के लिए रेडी हैं। तो ये पिक्चर पे मेरे अजीज शादाब भाई खड़े हैं, येलो टाइप का एक सर्फ बोर्ड लेके। जितनी आज उन्होंने तालीम दी वो इसी से ताल्लुक थी। अब इसके अंदर कई सारे लोगों को मुश्किलें दिखती, चैलेंजेस दिखते, और सीखने के लिए वो प्रॉब्लम। कई लोग क्वेश्चन हमारे पास आज भी पूछते, बिस्मिल्लाह करना नहीं करना। इतना बेहतरीन स्लाइड्स बनाए हैं, इतना बेहतरीन अंदाजे समझाए, कब कौन सी सीट में बहुत फायदा है, कब कौन सी सीट में अवॉइड करना है। मेहरबानी करके वीडियो जैसे आएगा प्लीज 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 यार, आप लोग वो क्या बोलते हैं, डोंट गो टुवर्ड्स हैंडीकैप सी। मैं शादाब भाई, कई लोग कोशिश करें हम आप कोई भी हैंडीकैप सी पे ना रहे। हैंडीकैप सी का मतलब
क्या बोलते हैं, बैसाखियों का सहारा मत लो, किसी की भी कॉल का, किसी की भी सजेशन का सहारा मत लो। कितने सारे डिटेल में यूट्यूब पे हमारे ही चैनल पे पड़े हुए हैं, कई सारे वीडियोस को आप लोगों ने देखा तक नहीं है, उसी में जवाब है, फिर भी क्वेश्चन में आप आते हैं टेलीग्राम पे। ये हमारे साथ हॉनेस्टली एक नाइंसाफी है। हमारी मेहनत को, हमारी कोशिशों को अगर वाकई आप कुछ अपने लाइफ में इंप्लीमेंट और चेंजेस करना चाह रहे हैं, गो बैक टू द यूट्यूब चैनल या इस्लामिक स्टॉक ऐप के अंदर पूरा एकेडमी में यूट्यूब है। मेहरबानी करके भाई, इतने घंटे वेस्ट कर सकते हैं हम लोग अपने फ्रेंड्स में या इलेक्शन के रिव्यूज में या न्यूज़ों में, छोड़ो। एटलीस्ट जितने वीडियो हैं मेरे शादाब भाई के पूरे देख लो, 99% के जवाब उसी में है। तो शादाब भाई, इसके बावजूद भी मुश्किलें आपको मजबूत नहीं करेंगी, वे आपको सबसे बेहतर बनाती हैं। यानी चैलेंजेस डोंट मेक यू स्ट्रॉन्गर, यानी वो आपको स्ट्रॉन्गर नहीं, बहुत ज्यादा बेस्ट बनाते हैं। तो जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। आखिरी में इस मजलिस की आखिरी दुआ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। सब लोग शादाब भाई को, मेयर को, हमारी पूरी एडमिन टीम को दुआ करें। इंशाल्लाह रात के 10 बजे या 10:30 बजे जैसे शादाब भाई फ्री होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। अस्सलाम वालेकुम।